नमस्कार, मैं बेंगलुरु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अभ्युदय पटल के द्वारा जो यह एक नया कार्यक्रम जिसे हम कहें हिंदी दिवस पर हम हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं और उसमें इन 15 दिनों के कार्यक्रम में आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी और टेक्नोलॉजी दोनों सुनने में बड़े अलग से लगते हैं, लेकिन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज हैं, मैं भारत प्रसिद्ध नहीं, मैं कहूंगी विश्व प्रसिद्ध विजय कुमार मल्होत्रा जी और बालेंदु शर्मा दाधीच जी। तो आप दोनों का स्वागत करते हुए, और हमारे साथ है डॉक्टर अमरनाथ अमर, जो कि हमारी संस्था के सह अध्यक्ष हैं, पूर्व कार्यक्रम निदेशक हैं दिल्ली दूरदर्शन के और मीडिया सलाहकार भी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि मैं ये कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि आज जो हमारे पास 3 विभूतियां हमारे साथ हैं, वो तीनों राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। ये बहुत बहुत गौरव की बात है हमारे अभ्युदय संस्था के लिए। तो अमर जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे आज के मेहमानों का स्वागत भी करें और उनका परिचय भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अभ्युदय के इस पटल पे आज 2 ऐसी विभूतियां हमारे साथ विराजमान हैं, रूबरू हैं, जिनका नाम लेने से ही एक ऐसी विशेषज्ञता की बात उभर कर आती है जिससे हम सब लाभान्वित होते हैं, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जैसा कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य रहा कि इस बार हम हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे और इन 15 दिनों के अंदर अलग अलग विषय पर हम उससे संबंधित विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे, ताकि नई पीढ़ी उससे लाभान्वित हो सके, हमें प्रेरणा मिल सके और वो नई राह पे आगे बढ़ सके। आज जैसा कि आपने जिक्र किया इंदु जी, हमारे बीच विजय कुमार मल्होत्रा जी और बालेंदु शर्मा दाधीच जी उपस्थित हैं। तो हृदय से आप दोनों विद्वजन का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात इंदु जी, ये दोनों जो हमारे आत्मीय मित्र हैं मल्होत्रा जी और बालेंदु जी, जी हमारे साथ दूरदर्शन में वर्षों से जुड़े रहे और इनकी विशेषज्ञता का फायदा हम लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से उठाया और लोगों तक वो चीजें पहुंचाई जिससे हम अनजान थे, आप दोनों के माध्यम से। तो सबसे पहले आप दोनों विद्वजन का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा कि आज सारे विद्वजन इस हिंदी साहित्य और जो तकनीक के क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं या विद्वान हैं, वो आपके परिचय के मोहताज नहीं है। हर किसी के जुबान पे आप दोनों का नाम है और हर किसी के बारे में हर कोई जानता है कि आपकी सफलताएं क्या हैं, आपकी उपलब्धियां क्या हैं और आपका योगदान क्या है। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं कैसे अपने आप को रोकूं कि आपका परिचय ना दूं। तो संक्षेप में अगर परिचय देने लगूं तो कम से कम आधा 1 घंटा समय चाहिए, लेकिन संक्षेप में मैं आज जितने लोग जुड़े हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है जी, उनसे आपके बारे में हम रूबरू होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी रेल मंत्रालय में राजभाषा के पूर्व निदेशक रहे, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और सीडेट पुणे में भाषा के सलाहकार रहे, केंद्रीय हिंदी संस्थान अमेरिका, श्रीलंका, लंदन और बहुत सारे अन्य देशों में भी आपने अध्यापन कार्य किया। बहुत सारी कृतियों का आपने अनुवाद किया है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्कृष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के लिए राष्ट्रपति द्वारा आत्माराम पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। और दूरदर्शन और आकाशवाणी में आपकी विशेषज्ञता से हम सब
लाभान्वित होते रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फलक आपका है, आपके व्यक्तित्व का, आपके कृतित्व का। तो विजय कुमार मल्होत्रा जी, हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरे हमारे आत्मीय मित्र हैं बालेंदु शर्मा गाधित जी। अभी अभी आप राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और बालेंदु जी हिंदी के जाने माने तकनीकविद, यह शब्द अब हिंदी में प्रचलित हो चुका है, तकनीकविद। तो आप जाने माने तकनीकविद और पूर्व संपादक भी हैं। कई अखबारों से संपादकीय प्रभाग से आप जुड़े रहे। तकनीक, भाषा और मीडिया विशेषज्ञ के रूप में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। अगर कृतियों की बात करें तो 150 से भी अधिक तकनीक विषयों पर आपके वीडियो हैं, आपने वीडियो बनाए हैं जिससे लोग लाभान्वित होते रहे हैं। और हिंदी मीडिया में 1500 से भी ज्यादा लेख आपके प्रकाशित हैं और कई पुस्तकें भी उसमें शामिल हैं जो प्रकाशित हैं। आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनेक अकादमियों से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में आपकी विशेषज्ञता से हम सब लाभान्वित होते रहे हैं। तो आज इस बातचीत में, इस संगोष्ठी में विजय कुमार मल्होत्रा जी और बालेंदु शर्मा गाधित जी, पूरे अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से, पूरे अभ्युदय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। अब मैं इंदु जी से आग्रह करूंगा कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो आपका पुनः पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके परिचय को मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ा, क्योंकि इतनी सारी उसमें तकनीकी बातें और इतना कुछ आप लोगों ने किया है कि मुझे लगा एक बार में तो वो पूरी बातें अंदर ही नहीं जाएगी। तो वास्तव में मैं आज बहुत ही हर्षित हो रही हूँ आप लोगों को यहाँ पाकर। और किसी का क्लास के बाद एक बार मैंने सबको म्यूट कर दिया था, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। तो मैं हिंदी की निश्चित ही छात्रा रही हूँ और हिंदी की अभी प्रोफेसर हूँ, लेकिन ये जो आप लोगों का हिंदी के साथ जो तकनीक शब्द जो जुड़ा, तकनीकविद और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी की बात है, मेरे लिए बहुत नई है। ठीक है कि हम कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन ये क्षेत्र मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पता उतना नहीं चला। ये कोरोना काल में हम ये देख सकते हैं, कोरोना काल में जरूर थोड़े-थोड़े लोग इस चीजों से परिचित हुए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अपरिचित से हैं। तो विजय जी, आपका स्वागत करते हुए मैं चाहूंगी कि आप पहले हमें ये बताएं कि कंप्यूटर के जो क्षेत्र कंप्यूटर का है, उसमें हिंदी के विकास क्रम के बारे में किस तरह से उसको हम देख सकते हैं, या किस तरह से हमें लगता है कि हिंदी का उसमें क्या योगदान है, या कंप्यूटर का हिंदी के लिए क्या योगदान हो सकता है। आपका स्पीकर ऑफ है, अपना स्पीकर ऑन कर लें सर। विजय सर जी जी एक लीजिए, मैं थोड़ा सा एक अब खैर मेरी आवाज स्पष्ट होगी, मेरा ख्याल और भी ज्यादा स्पष्ट होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर और हिंदी की विकास यात्रा को थोड़ा सा क्रमबद्ध रूप में इसलिए रखना चाहूंगा कि हमें एक पता लगे कि किस तरह से आज कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग हो रहा है और क्या अंतर आया है तब और अब में। मैं इसकी शुरुआत आमतौर पर 1980 से करता हूँ। अमेरिका में एक कंपनी थी ज़ेरॉक्स नाम से, जो बेकर थे, उसमें उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि विभिन्न भाषाओं में कंप्यूटर पर काम किया जाए। तो निश्चित है, क्योंकि कैलिफोर्निया में इसकी परिकल्पना हुई थी, तो आरंभ में जिसको इस एस्की कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, जो आपको मैं थोड़ा इसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि हम विश्व की सभी लिपियों को
कंप्यूटर की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है लीनियर स्क्रिप्ट, जैसे रोमन है, आपने देखा हो सब अक्षर अलग अलग होते हैं जी। और दूसरी स्क्रिप्ट है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, जिसमें उर्दू, अरबी, हिब्रू सब कोई दाएं से बाएं। और जी, हिंदी जी, के बारे में दावे तो हम बहुत करते हैं और बड़े गर्व से कहते भी हैं कि जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर के लिए हिंदी भी उतनी ही जटिल है। एक उदाहरण, स्त्रियां ही उदाहरण आपको देता है। अब ध्यान से देखिए, स्त्रियां में ई की मात्रा आप लिखते पहले और बोलते बाद। मुझे पता नहीं कभी नारी विमर्श में आंदोलन हो इसके ऊपर ऐसा क्यों है, लेकिन तो इससे पहले क्या होता था कि जब लोग पहले उससे शुरू करता हूँ बेकर साहब का, तो उन्हें कुछ समय के बाद लगभग 4 साल तक उस पर काम करते रहे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा एन्कोडिंग सिस्टम बनाए कि केवल एस्की पर निर्भर सभी विश्व की भाषाओं को उसके माध्यम से काम किया जा सके, क्योंकि जैपनीज, चाइनीज ये तो मानने वाले हैं नहीं आपकी लिपि को। शुरू में तो उन्हें भी रोमन लिपि का सहारा लेना पड़ा विवशतावश, लेकिन उसके बाद ये प्रयास भी हुआ। तो उस समय हर लिपि में, हिंदी का उदाहरण इसलिए दूंगा कि हमें बात समझ में आ जाएगी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही, मेरे ख्याल शैल जी के सब लोग को याद होगा कि हम लोग जब हिंदी में टाइप करते थे कंप्यूटर पर, तो दूसरे व्यक्ति को पढ़ भी नहीं पाता था और फिर हम कहते थे भला इसके अंदर जो फॉन्ट है वो डाउनलोड करो और तब आप पढ़ पाओगे। तो इसका मतलब एक कॉम्पिटिबिलिटी हिंदी में नहीं थी। हर कंप्यूटर जिसके पास फॉन्ट होगा तो ही समझ पाता था। तो इस तरह की बहुत सी बाधाएं, और स्थिति सारी विश्व की भाषा। और ऐसे समय में एक लगभग 4 साल तक आपने काम किया जो बेकर ने, और फिर यूनिकोड की परिकल्पना की। 1991 में जाकर यूनिकोड कंसोर्शियम बनाया। और इसका मुख्य ध्येय क्या था ये समझना होगा कि विश्व की सभी जीवंत भाषाओं, लिपियों को खासतौर पर लिपि का उल्लेख करता एक ही पटल पर लाया जाए। एक बात, विश्व की सभी कंप्यूटर प्रणालियों, विश्व के सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ऐसा कंफर्टेबल बनाए कि आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पे काम करें, लाइनेक्स पे काम करें, आप जो भी लिखें अगला आदमी पढ़ सके। यही वास्तविक यूजर को चाहिए। और इस पर काम धीरे धीरे शुरू हुआ। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब भारत में भी शुरू में हम रोमन में ही सारा काम करते थे। मैं स्वयं 1984 में यॉर्क विश्वविद्यालय में उसी पर मैंने काम किया। लेकिन अब हम लेकिन और जो हिंदी में करते भी थे उससे भी कॉम्पिटिबिलिटी न होने के कारण बहुत समस्याएं थी। हमारी जितनी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, सब लोग परेशान होते थे और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। उसके बाद जब यूनिकोड आया, अब यूनिकोड में देखिए एक यूनिफॉर्म कोड बना और खासतौर पे उसके अंदर वो सारी वो विशेषताएं थी और कि आप ऐसा फॉन्ट था जिसमें आप इतने फीचर्स उसमें डाले गए। उदाहरण के लिए पहले जो आप टाइप करते थे ऐसा था जैसे उर्दू का है, आपने टाइप किया चित्र की तरह समझता, कंप्यूटर को समझता नहीं था। लेकिन जब वो यूनिकोड में आ गया तो आप देखिए, मैं 4-5 चीजों का उल्लेख करूंगा जो मैंने यूरोप में बहुत देखा और मैंने स्वयं थिसॉरस पे काम किया था। और मैं सोचता था कि कब वो समय आएगा जब हिंदी में सॉर्टिंग कर पाए। सॉर्टिंग का मतलब है अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना। अब आप बताइए, अगर आपने 1 लाख शब्द आपके पास, अगर आपको अकारादी क्रम में करना है तो संभव ही नहीं है जब तक आपका यूनिकोड। बिल्कुल, ये बात मैं बार बार इसको दोहराना आवश्यक समझता हूँ। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन भी पहले इसका प्रयोग नहीं करता था और मैं हैरान होता था कि जो हिंदी की लिस्ट होती थी उसमें आप अपना नाम नहीं ढूंढ सकते। इसके बाद दूसरी चीज जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह है स्पेल चेकर। इतनी गलतियां आज भी हिंदी में इसलिए होती हैं क्योंकि हम स्पेल चेक का उपयोग नहीं करते। ऑटो करेक्ट अपने आप ठीक कर देता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर आपकी बहुत सारी स्पेलिंग्स को ऑटो करेक्ट होता है। थिसॉरस होता है, थिसॉर आपने एक शब्द लिखा, पर्यायवाची शब्द आपके सामने आ जाते हैं, विलोमवाची शब्द सामने। ये सब यूनिकोड के कारण ही हिंदी और भारतीय भाषाओं में संभव हुआ। तो आज ये स्थिति अब आ गई है कि जितने भी यूनिकोड के लाभ हैं वो हिंदी को, बल्कि मैं कहता हूँ जितनी समृद्ध भाषाओं में जो भी विशेषता है थैंक्स टू यूनिकोड वो हिंदी में उपलब्ध। तो एक तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम देखें कि
भारत में भी हालांकि थोड़े बहुत प्रयास हुए, जैसे इसकी था तो हमने हमने सॉरी पहले एसकी था, उसकी जगह इसकी नाम से परिकल्पना, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने रोमन में तो 26 अक्षर हैं, आप बहुत आसानी से ये सारी चीजें कर सकते थे। हमारी भाषाएं भी ध्यान से देखें, 10 प्रमुख लिपियों की बात करूंगा, उर्दू को मैं इसमें शामिल नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मी लिपि से जो हमारी लिपियां निकली हैं 10 प्रमुख लिपियां हैं, उनका जो फोनेटिक जो अपना ऑर्डर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा है। आ ए ई उ ए और यही क ख ग, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण बाद में इस पर और चर्चा करेंगे जब संस्कृत पे चर्चा होगी। तो इसके आधार पर एक एक ही कीबोर्ड में सारी भाषाओं को टाइप करने की व्यवस्था भारतीय भाषाओं की शुरू हुई, और ये खासतौर पे सीडैक पुणे के माध्यम से जिस नाम से एक टेक्नोलॉजी विकसित हुई, जिसमें काम शुरू हो गया। लेकिन ये सारी बातें कंप्यूटर में सीमित रही, भारतीय भाषाओं में, लेकिन यूनिकोड ने और आगे ब्रेक थ्रू इसमें लेके आए, और उसके माध्यम से विश्व की सभी भाषाओं में, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप एक ही पृष्ठ पर जैपनीज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, चाइनीज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और ये जो एक बहुत बड़ी बात हुई है, क्रांति विश्व के सारे देशों में, और सबसे मजेदार इसमें बात यह है कि इसमें सारी इतनी सहमति दुनिया के किसी भी काम पर नहीं है जितनी यूनिकोड पर है। सारी विश्व की कंपनियां, ग्लोबल कंपनियां, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, सन हो, सब इस बात से सहमत है कि हम यूनिकोड पर। थोड़ा और आगे चले, विश्व के सारे देश, क्योंकि उनकी जीवंत भाषाएं जितनी सब इसमें समाहित हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि सबकी आम सहमति से, मैं इसको रियल कॉन्सेंसस जिसको कहता हूं, तो यूनिकोड के संदर्भ में। और अब भी अगर हम यूनिकोड का प्रयोग नहीं करते तो हमारा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि अभी भी मैंने देखा बहुत से चीजें ऐसी आ गई हैं जो पुराने से फॉन्ट्स में होती है, लेकिन उसमें मैं एक बात बस बता दूं कि बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्टर्स भी आ रहे हैं। आप किसी भी फॉन्ट में, देव में काम करें, नारद में काम, किसी में काम करें, आप उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि इन तमाम फीचर्स का हम लोग लाभ उठा सकें। तो संक्षेप में ये मैंने विकास यात्रा आपके सामने रखी है, और आगे बाद में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत सुंदर बात, और हमारे लिए बहुत नई बातें हैं ये, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा कंप्यूटर को और इतनी ज्यादा इन सारी तकनीकी चीजों को नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से काफी लोगों को समझ में आया होगा। इवन मुझे यूनिकोड, हमने ये शब्द सुने होते हैं, लेकिन ये शब्द किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से ये हमारी मदद करते हैं, और किस तरह से हम अलग अलग भाषाओं को, हाँ, जैसा कि आपने बताया किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, तो ये एक मैं कहूंगी कि निश्चित ही एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है जो कंप्यूटर के विज्ञान में, अगर कहें हम तो विज्ञान की ये बहुत बड़ी देन है। तो बालेंदु जी, अभी जैसे कि बताया हमें सर ने कि यूनिकोड के बारे में बताया, और अक्सर जैसे कि इनको पहले भी हमने सुना और समझा है कि ये यूनिकोड के लिए, जैसे कि आज इन्होंने कहा, उसी तरह एक इनस्क्रिप्ट है, उसके बारे में भी आप अक्सर बात करते रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये यूनिकोड और इनस्क्रिप्ट के बारे में जो मल्होत्रा जी ने अभी बताया, और अक्सर जिसके बारे में चर्चा होती रहती है और लोगों को ये बहुत प्रेरित करते हैं, तो हिंदी के लिए, जैसे कि उन्होंने सभी भाषाओं की बात की, तो हिंदी के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों क्यों इतना जरूरी है, और किस तरह से इसको हम ले सकते हैं, हिंदी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी जी, आप मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करने की अनुमति देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको को होस्ट बना दिखा भी देती हूँ। दूंगा आपको, एक आध चीजें दिखा भी दूंगा। जरूर, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर जी जी, पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मैंने बना दिया है। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी, कर पा रहे हैं? जी हाँ, मैं जी कर पा, मैंने एक फाइल खोल ली है। जी 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 जी। नमस्कार,
अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के इस आयोजन में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, भीम प्रकाश शर्मा जी एवं संस्था के अन्य सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यगणों का हार्दिक धन्यवाद। ये जो आवाज आपने सुनी है मेरी आवाज नहीं थी, अच्छा, ये कंप्यूटर की आवाज थी। ओह माय गॉड, ये कंप्यूटर की आवाज थी और वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जी जी जी। और ये जो कंप्यूटर की आवाज है, ये आवाज असल में इसलिए संभव हुई क्योंकि इसमें यूनिकोड का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसका जिक्र अभी मल्होत्रा साहब कर रहे थे। जी, एक मिनट मैं पहले इसको बड़ा कर लूं स्क्रीन को, उसके बाद जी तो मल्होत्रा साहब ने जो कहा उन सभी बातों से सहमति जताते हुए, और आपने जो कहा इंदु जी कि आज भी ये जो तकनीकी अवधारणाएं हैं इनको लेकर के लोग थोड़े से स्पष्ट नहीं होते। आम आदमी जो है वो यूनिकोड और अन्य चीजों को नहीं समझता कि आखिरकार ये क्या है। जी बिल्कुल। तो इस चीज को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले जरूर देखिए, यूनिकोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात ये पता होती है। यूनिकोड की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ अंकों को समझता है जी। वो ना अंग्रेजी समझता है, ना कोई समझता है, ना रशियन को समझता है, ना किसी और चीज को समझता है। आपका कंप्यूटर एक दो अंकों को समझता है सिर्फ। ओके। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता। कंप्यूटर इज ए डम मशीन। अरे हमें तो पहली बार ये पता चल रहा है। कंप्यूटर एक मतलब बेवकूफ मशीन है, इसको ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। जो कुछ उसको समझना है वो इंसान समझाता है। इंसान उसके लिए कुछ ऐसे साधन बनाता है जिनका इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर वो सारी चीजें संभव कर दिखाता है जो हम उससे चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने इस कॉल में जो कुछ भी देख रहे हैं इस समय जूम पर, वो कंप्यूटर को पता नहीं है कि यहाँ पर ये सब क्या दिखाया जा रहा है। कंप्यूटर इन सब को भी 0 और 1 में ही देख रहा है। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर किस तरह से बना है, इसमें स्विचेज होते हैं। इसका जो प्रोसेसर है उसमें ट्रांसमीटर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वही अवस्थाएं रहती है, ऑफ और ऑन। ठीक है ना, ऑफ और ऑन वही अवस्थाएं रहती है। थोड़ी सी 30 सेकंड की बात है, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। जरूर जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। उन दो समझिए, दो स्थितियों, दो बटन मान लीजिए, जैसे बिजली के 2 बटन होते हैं, ऑफ कर दिया ऑन कर दिया। ऐसे करोड़ों अरबों बटन हैं उसके अंदर। आप ये सरलीकरण करके ये समझ लीजिए हमारे इसके प्रोसेसर के अंदर, कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर। और उन बटनों की क्या क्या स्थिति है, किसी में ऑन है, किसी में ऑफ है, ऐसे करके उनके आधार पर कंप्यूटर समझता है, उनके आधार पर गणनाएं करता है। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, 0 और 1 ये 2 अंकों को ही कंप्यूटर समझता है जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इन 2 चीजों को समझता है। और ये 0 और 1 क्यों है? क्योंकि आपके प्रोसेसर के अंदर जो स्विच है, अगर 0 है तो ये स्विच बंद है, और 1 है तो यानी स्विच आपका ऑन है। ओके, ठीक है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर में तो अरबों स्विचेज हैं ऐसे प्रोसेसर के अंदर, ऐसे मतलब उसके अंदर जो है अरबों आप स्विचेज मान लीजिए। मैं सरलीकरण करके थोड़ा बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप ऐसे 0 0 0 0 0 0 1 ये आप करते हैं, 7 अंक हो गए यहाँ पर, तो ये जो आ रहा है इसका मतलब है आपका 1। तो अगर आपको ये सारी सामग्री आप कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर इसको इसी तरह से स्टोर करता है, लेकिन हमको दिखाता है इस रूप में कि ये 1 है। ओके। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो समझता ही नहीं है कि अंक क्या है, भाषा क्या है, हिंदी क्या है, अंग्रेजी क्या है, गणित क्या है, वो कुछ नहीं समझता। वो सिर्फ इनको समझता है, 0 और 1 को। तो मतलब ये हुआ कि हमको कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज स्टोर करनी है तो इसी फॉर्मेट में करनी पड़ेगी, है ना। 0 और 1 में करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझता। जी जी। तो आपको यदि कोई कैरेक्टर्स यानी अक्षरों को उसमें स्टोर करना है तो हर अक्षर के लिए आपको ऐसा एक नंबर बनाना पड़ेगा। क को स्टोर करने के लिए 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ऐसे, तो वो क हो गया कंप्यूटर की नजर में। ओके। ख को करना है तो फिर उसमें उसी तरह का एक 0 0 0 0 1 0 0 ऐसे, समझ गए आप। इसी तरह से अंग्रेजी में, इसी तरह से दूसरी भाषाओं में।
तो तमाम भाषाओं का जो टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए उसको 0 और 1 में बदलना पड़ता है, किसी भी भाषा का वो पाठ हो। और ये काम करने के लिए एक तालिका बना दी गई है जिसको यूनिकोड कहते हैं। सीधा सा सीधी सी बात है ना। अब कै को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए नंबर बता दिए, ख को कैसे करेंगे ये नंबर है, ग को कैसे करेंगे ये नंबर है, दैट्स इट। तो जब आप कंप्यूटर में क दबाते हैं टाइप, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि इसको मुझे 000010001 के नाम से शेयर करना है, इसको स्टोर करना है। तो बहुत सारे बटन करने पड़ते होंगे। हाँ, तो उसमें अरबों हैं और वो भी इतने छोटे छोटे से, वो इतने सूक्ष्म होते हैं। वो मानव का जो अपना हमारा जो बाल होता है उसमें भी हजारों बटन मतलब वो होते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। माय गॉड। तो सी बात हो गई, मानव की जो भाषा है उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए या मानव की लिपि को कंप्यूटर की लिपि में बदलने के लिए एक तालिका बना दी गई है जो ये बताती है कि हमारा क कंप्यूटर की नजर में ये है, हमारा ख कंप्यूटर की नजर में ये है, हमारा 1 का कैरेक्टर कंप्यूटर की नजर में ये है, सब कुछ 0 में। यहां तक कि जो हम चित्र बनाते हैं वो चित्र भी कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 में ही कन्वर्ट करके कंप्यूटर स्टोर करता है। वीडियो को भी 0 और 1 में ही करता है, ऑडियो को भी 0 और 1 में करता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सामग्री है 0 और 1 के रूप में ही स्टोर्ड है। हम उसको देखते हैं वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, चित्रों के रूप में या पाठ के रूप में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब वो स्टोर किया जाता है तो सब कुछ 0 और 1 है। अब ये दोनों के बीच में अंतर संबंध कैसे स्थापित किया जाए? क्षमा करें, कंप्यूटर में स्टोर की हुई भाषा को हमारे समझने योग्य कैसे बनाया जाए और हमारी भाषा को कंप्यूटर के समझने योग्य कैसा बनाया जाए, तो उसके लिए कुछ नियम बना दिए गए। पहले एस्की नाम से एक बनाया गया, एक तालिका बनाई गई, एस्की नाम की एक तालिका बनाई गई जी, इसमें सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर थे। उसके बाद इसकी नाम की एक तालिका बनाई गई जिसमें 2 भाषाओं के अक्षर आने लगे अब कंप्यूटर में, अंग्रेजी और हिंदी या अंग्रेजी और पंजाबी, अंग्रेजी और रशियन, 2 भाषाएं। कंप्यूटर अब 2 भाषाओं का समर्थन करने लगा क्योंकि ऐसी तालिका बना दी गई, ऐसी एनकोडिंग बना दी गई जिसमें अब 127 कैरेक्टर पहले हुआ करते थे, अब 255 कैरेक्टर हो गए। ओके, तो अब इसमें 2 भाषाएं समझने लगा आपका कंप्यूटर। पहले सिर्फ अंग्रेजी समझता था, लेकिन इसकी आई तो 2 भाषाएं समझने लगा। उसके बाद जब यूनिकोड आया तो दुनिया की सभी भाषाओं को समझने लगा, क्योंकि यूनिकोड की तालिका इतनी बड़ी है कि उसमें दुनिया की हर भाषा के लिए ये अंक निर्धारित कर दिए गए। ये तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा काम हो गया मतलब। जी, और मुझे सरल है ना, सीधी सी बात है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ 0 और 1 को जानता है। ऐसा है जो तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है, तो दोनों के बीच में कैसे संबंध बनाए, एक माध्यम बना दी गई जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलती है, और जब हम उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भाषा को हमारी भाषा में बदल देती है। इसको बोलते हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग। ओके, हमारी भाषा को जब कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं तो वो एनकोडिंग कहलाता है, और जब उसको वापस हमारी भाषा में बदल देते हैं तो वो डिकोडिंग कहलाता है। मेरे ख्याल से अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। अंतिम उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर जी, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जी, सीधी सी ये तालिका है। हम यूनिकोड पर बड़ी बड़ी किताबें आ चुकी हैं, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है कि ये एक तालिका है, इसमें नंबर बताए गए हैं और ये हमारे से इनको कंप्यूटर में ऐसे स्टोर किया जाएगा, बात खत्म। यही यूनिकोड है। ओके तो ये लेकिन इसमें आपने जो साइड में जो नंबर लिखे U+097 क्रॉस डेसिमल नंबर होते हैं, मतलब हर लाइन पर लिखने की बजाय इन्होंने साइड में लिख दिया है। लेकिन अगर आप एक लाइन में चलिए तो वो पूरा जो जितने नीचे में अल्फाबेट्स हैं उन सब के लिए वो एक ही कैसे हो सकते हैं, उनमें कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ये तालिका है, जैसे मान लीजिए U+019X है ना, ये पहले दूसरे में हो जाएगा U+091 हो जाएगा, तीसरे में U+0 अच्छा ओके और इसमें 5 ऐसे, क्योंकि ऊपर ये अच्छा वो ऊपर आना चाहिए था जो नीचे आया है जी, समझ गए, लिखा है उसके स्थान पर ये अंक आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये इतनी सी तालिका है कि अगर आपको अ लिखना है तो ये U+0905 के नाम से कंप्यूटर में स्टोर होगा, और ये वाला जो है इसको भी 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो ज्यादा तकनीकी बात हो जाएगी, लेकिन आप सीधा सही समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल, जिसके जरिए हम कंप्यूटर में अब अपना स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट, और कंप्यूटर हमारी बात को समझने लगा है और स्टोर करने लगा है। इतनी सी बात है और कोई खास बात नहीं है इसमें। बहुत सुंदर।
अब मैं ये बंद कर रहा हूँ शेयर करना, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट उतनी मुश्किल नहीं है, हम लोग उसको थोड़ा अक्सर मुश्किल समझते हैं। अब क्या है, यूनिकोड ने क्या किया कि यूनिकोड की जरूरत सिर्फ हिंदी के लिए नहीं थी, दुनिया की हर भाषा के लिए थी। क्योंकि जैसा अभी मल्होत्रा साहब ने बताया कि आपका कंप्यूटर हिंदी को नहीं समझता था, वो सिर्फ अंग्रेजी को समझता था, लेकिन हिंदी के साथ साथ वो दुनिया की अन्य भाषाओं को भी नहीं समझता था। तो पूरी दुनिया में ये हुआ कि भाई फिर टेक्नोलॉजी की जो शक्ति है वो तो लोकतांत्रिक मानी जाती है, समावेशी मानी जाती है, तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि दुनिया की सभी भाषाओं के साथ न्याय हो और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबको बराबर अवसर। जी बिल्कुल, यूनिकोड लाया गया। अब यूनिकोड में इस समय 154 लिपियां जो है वो समर्थित हैं इस समय, 150 से ज्यादा लिपियां दुनिया की, और इसमें तमाम किस्म की लिपियां हैं। ऐसी लिपियां जो आधुनिक है वो भी हैं, तो क्लासिकल भी हैं जो किसी जमाने में चला करती थी। जैसे ब्राह्मी लिपि के भी कैरेक्टर आपको मिलेंगे, आपको वैदिक संस्कृत के भी कैरेक्टर इसमें मिलेंगे। अब इनकी बदौलत इन सब लिपियों में काम करना कंप्यूटर पर संभव हो गया है। अनेक लिपियां ऐसी है जो आज इस्तेमाल भी नहीं होती, लेकिन यूनिकोड में उनका स्थान है, इसलिए आप भले ही उसको कोई ना बोलता हो, 3 ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर पर आप उसमें काम कर सकते हैं। आप चित्रात्मक लिपियों में काम कर सकते हैं जो पुरानी आदिवासी टाइप की थी, आप मैथमेटिकल लिपियों में काम कर सकते हैं, वो भी यूनिकोड में। यहां तक कि जो आप इमोजी के स्माइली चित्र देखते हैं ना, वो भी यूनिकोड की एक लिपि है, वो भी यूनिकोड में एक लिपि के रूप में स्टोर की हुई है, यानी वो भी चित्र नहीं है, वो लिपि है, क्या वो यूनिकोड में शामिल है। तो ये आपको एक मैं बात बताना चाह रहा था, ये स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी क्रांति, हर भाषा सक्षम हो गई। हाँ, मुझे तो सुनकर के इतना ताज्जुब हो रहा है कि मतलब वैसे देखकर भी ताज्जुब होता था। पहले के गांव के लोग तो डरते थे ना कि इसमें भूत है, फोन उठाने से डरते थे कि कहीं, तो आज तो ये कंप्यूटर इतना कुछ लेकर आया है और इतनी इसके पीछे आप लोगों ने मेहनत की है। और तो मैं एक्चुअली एक बहुत पर्सनल बात आप लोग, विजय जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप लोगों का जो मैंने पढ़ा, तो आप लोग हिंदी से आगे बढ़े हैं, हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, या हिंदी के क्षेत्र में आप लोगों ने शुरुआती दौर में काम किया है, तो उसके बाद इस तकनीक में आप लोग आए कैसे, और इसमें जो इधर के वर्षों में जो इतना काम हुआ है हिंदी को लेकर के, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कैसे आप लोगों को ये रुझान पैदा हुआ कि आप हिंदी से इस तकनीकी क्षेत्र में आ जाए, टेक्नोलॉजी में चले आए। इससे पूछना चाहते हैं, पहले बताएं, क्योंकि आप ही से पूछ रही थी, हम दोनों की यात्रा अलग अलग है। नहीं तो पहले मैं आपसे पूछना चाह रही थी। मैं तो विशुद्ध हिंदी के क्षेत्र से ही था। जब मैं यूरोप में, इंग्लैंड में यॉर्क विश्वविद्यालय है, 1984 में वहां पढ़ाने के लिए गया जी, और कहीं ना कहीं मुझे, मैं तो खैर कल्पना भी नहीं करता, तो हिंदी वाले तो वैसे आज भी बिदकते हैं कंप्यूटर से, तो उस जमाने की 84 की आप बात जी जी, तो वहां उन्होंने मुझे एक दायित्व तो सौंपा कि आपको अपने काम के साथ साथ तो अतिरिक्त काम भी करने, और वो काम है आपको एक छोटा सा थिसॉरस बनाना। अब मैं बहुत चिंतित, और हमारी कल्पना ही होती, कार्ड में लेके आ गया और लिखने लगा उनके ऊपर। तो उन लोगों ने मुझे बताया व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। मैंने कहा देखिए यही एक तरीका है जो हमने भारत में देखा है डिक्शनरी बनाते जी। तो उन्होंने कहा यू हैव टू लर्न कंप्यूटर। अब मैं शुद्ध भारतीय, आप कल्पना कर सकते हैं कि मनस्थिति क्या होगी, लेकिन खैर उन लोगों ने भी मुझे सिखाया, ट्रेनिंग दी। उसके साथ एक दूसरा विषय मेरे साथ जुड़ा जिसने शायद मेरा क्षेत्र अलग किया, वो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। वहां मुझे लिंग्विस्टिक्स के आधार पर भाषा का एनालिसिस करना की भी आवश्यकता पड़ी, और ये दोनों विषय मिलाकर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की तरफ मेरी यात्रा शुरू। और बस फिर भारत लौटकर मेरा बस ये जुनून हो गया। रेलवे में था तो सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट हम लोगों ने बनाए, हिंदी में उसकी शुरुआत की। फिर सीडेक में गया तो उन लोग काम कर रहे थे, तो उनको मैंने सहयोग करना शुरू कर दिया। तो जो कुछ भी भाषा से रिलेटेड, जो कुछ भी कंप्यूटर पर होता है, मुझे लगा कि इसके साथ मुझे जोड़े रखना है अपने आप को, क्योंकि मुझे बस समझ में आ गई थी कि हिंदी का कोई भविष्य नहीं है भारतीय भाषाओं का जब तक कंप्यूटर पर हम उसको नहीं उसको ला पाते। ये बात बहुत पहले से समझ में आ गई। तो खैर फिर धीरे धीरे, और खासकर यूनिकोड के आने के बाद फिर चीजें इतनी सरल लगने लगी, तो हमने शुरुआत की। बहुत सी बातें तो मैं समझता मेरे संकेत रूप में बात आ, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा खासतौर पे इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में। पिछली बार क्योंकि संक्षेप में मैंने उसकी चर्चा की,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंस्क्रिप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। इंस्क्रिप्ट है क्या? हाँ, है क्या? मैं तो वो पूछने वाली थी कि है क्या। जी। इंडियन स्क्रिप्ट, IND, इंडियन स्क्रिप्ट। इसको ओके। इंडिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं भारत में, उर्दू नहीं होती। तो इसमें अंतर क्या है कि हमारी जो क्रम है वो है अल्फाबेटिक ऑर्डर, सभी भारतीय भाषा मोर और लेस, थोड़ा बहुत अंतर है कुछ लिपियों में, लेकिन मोटे तौर पर हमारी भाषाएं, चूंकि सबका हमारा ओरिजिन एक ब्राह्मी लिपि, और कब की ब्राह्मी लिपि है? अशोक के काल की, कि जिससे उन्होंने शिलालेख जी, बनवाए जी। सब जगह पर, जिस लिपि का बिल्कुल। प्रयोग किया उसी जी। से ही आपको आश्चर्य होगा, केवल उत्तर भारत के नहीं दक्षिण की भी सारी लिपियां उसी से ओरिजिनेट। जी, जी, तो इसको बिल्कुल। पहचाना IIT कानपुर के वैज्ञानिक, हुँ, और लगभग उसी 83-84 में जब मैं यूरोप में था, तब उन्होंने इसको लॉन्च किया। दिल्ली के विश्व हिंदी सम्मेलन था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उस समय। मैंने सुना, पढ़ा लोगों से, और मैं सचमुच मुझे लगा वे क्रांति का सूत्रपात हो गया है। ये तो शुरुआत थी। पालेंदु ने मुझसे पहले इसके अर्थ को बहुत समझ लिया था, और इसीलिए उसमें अपना इन्होंने ट्यूटर भी बना के लोगों को सिखाया। इनका बहुत आग्रह था कि लोग सीखें। मैं जी। थोड़ा सा उसको लिंग्विस्टिक्स की दृष्टि से मैंने उसका एनालिसिस किया, और हुँ, मैंने एक नया प्रयोग किया जो श्रीलंका में, इंग्लैंड में बहुत जगह पे किया, कि आप सिर्फ कीबोर्ड से ही हिंदी सिखा सकते। अब क्या जैसे बात! उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आखिर हमारी लिपियों की विशेषता क्या है? उसकी हमारी लिपियों की विशेषता द्वित्व, यानी कि हुँ, युग्म शब्द, हुँ, पेयर। आप कहीं कहीं आप देखिए ह्रस्व दीर्घ है, सब ह्रस्व दीर्घ। और हुँ, दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा क ख, अल्पप्राण महा। यस। तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा, ध्यान से अगर आप देखिए तो, घोष और उद्घोष, क और ग, प और प, च और ज। एक चौथा कॉम्बिनेशन है मात्राओं का, हर स्वर की अपनी मात्रा है। हुँ, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इस कीबोर्ड में मैं एक ही अक्षर आपको पकड़ लेता हूँ, के, अंग्रेजी का, समझ या लीजिए उसमें क है। तो हुँ, आप इसके बाद ख करने के लिए आपको कहीं भटकना ही, आप शिफ्ट में गए ऑटोमेटिक ख आ जाएगा। जी। वो ग टाइप किया, शिफ्ट में घ, यानी कि ये दोनों को शिफ्ट में रखा गया है उनके हुँ, स्थान के आधार पर। और जी। इससे मैंने खासकर श्रीलंका में मुझे प्रयोग, बल्कि यहाँ से बहुत अच्छा है अपना नॉटिंगम में, तो सारे टीचर्स बैठ के सारा दिन हम लोग बैठे रहे। उनको इतना मजा आने लगा कि रोज मुझे भेजते थे और लोग डिस्कशन करते थे, कहने लगे तो इतना इतना साइंटिफिक है। मैंने कहा, ये जब हम कहते हैं कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है, तो हमें उसका लाभ शिक्षण में भी मिलना चाहिए। तो हुँ, ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसको लेकर हम लोग प्रयास करते रहे, और अंत में भारत सरकार ही ने भी इस बात को माना। और BIS नाम से एक संस्था थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने इसको हिंदी का स्टैंडर्ड कीबोर्ड घोषित कर दिया। लेकिन क्या फिर बात! विडंबना, हमारे यहाँ तो विडंबनाएं ही विडंबना होती। जी। फिर वही हुआ कि कोई प्रयोग फिर भी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जहां भी टाइप करने वाले जो टाइपिस्ट हैं, उनको मैनुअल कीबोर्ड, जो टाइपराइटर था, वो अभी भी समझते हैं कंप्यूटर टाइपराइटर, उसी तरह हुँ, से टाइप करते थे। और दुर्भाग्य क्या हुआ उसके बाद, जो उसके लाभ हमें मिलने थे, जब मैंने सॉर्टिंग की बात की, ये संभव ही नहीं था। हुँ, तो अब यूनिकोड इंस्क्रिप्ट ने पहली बार, इंस्क्रिप्ट और यूनिकोड ने मिलकर संयुक्त रूप से एक हिंदी का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसको प्रकट किया, और मैंने स्वयं शिक्षण में उसका भारी मात्रा में प्रयोग शुरू किया। अब भी इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन हम लोग रोमन से टाइप करते हैं। उसका सबसे बड़ा अभी भी समस्याएं इतनी गंभीर हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में शायद ही कोई, बालंदु जी एक आध नाम बता देंगे, वरना कोई भी इसका यूनिकोड का प्रयोग नहीं करता, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे हिंदी की टाइप प्रकाशन में इतनी अधिक गलतियां होती, और तो और यूनिफॉर्मिटी, हर चीज की स्पेलिंग, आपने गए कहा तो कोई पर ए है, कोई ए पर, इतनी एक ही पृष्ठ में आप देखेंगे उसकी अनेक रूपताएं हैं। ये अनायास संभव है अगर हम दो तीन चीजों को अपनाएं। एक है यूनिकोड, हालांकि अब प्रयोग में यूनिकोड का बहुत प्रयोग होने लगा है उसमें, लेकिन पब्लिशिंग होता क्या है कि जब पब्लिश अपनी किताब जाएंगे, शैल जी जब जाएंगे प्रकाशक के पास, वो कहेंगे उसको कितनी देर में करके लाओ। अब देखिए, फिर आपने जितना जो प्रयास किया था यूनिकोड में टाइप करके, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन के प्रोसेस में 100 तरह की गलतियां होती हैं। तो ये ओह! एक बहुत बड़ा कारण है, मैं समझता हूँ, जिस पर बालिंदु जी ने तो पूरा अभियान छेड़ रखा है,
और जब भी होता है ये 30-35 मिनट में एक पूरी पुस्तक प्रकाशित करके दिखाया करते हैं। अभी क्या मेला बात हुआ है। था, पुस्तक मेला, उसमें ये दिखाया गया। हमें तो ये सब चीजें, ये नाम ही हमारे लिए तो मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए, जैसे मैं तो आम में ही आती हूँ, इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पता हमें, तो हमारे लिए ये नई बातें हैं जो आप बता रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मैं सुनकर। बस इतना कहना चाहूंगा, मैं इसीलिए बालेंदु जी हमारे इस मामले में पुरोधा हैं और बहुत बड़ी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करते, सरकारी जी जी प्रकाशन भी नहीं होते, कुछ भी जी नहीं जी होता, तो जी जी उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि हम कंप्यूटर सीख के भी उसकी क्षमता, अब डिक्शनरी में थोड़ा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि जी जब मैं इंग्लैंड में था तब मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जो कोश है कोबिल्ड का, वो वहाँ संपादित हो रहा था, और उनके जो एडिटर हैं चीफ, उनका भाषण हुआ था, वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है हर चीज की। और उन्होंने ये आजकल उसका नाम भी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हो गया, एक नाम ही उसका इंग्लिश के साथ जुड़ गया है, मतलब तो उसके अंदर उसका प्रयोग हो रहा था। उन्होंने बताया कि शायद ही कोई अंग्रेजी का शब्द है जो उसमें समाहित कर दिया। अब बताइए कैसे संभव था ये सब कुछ। कॉर्पस हम्म बनाया, कॉर्पस के आधार पर डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के आधार पर सॉर्टिंग की, अच्छा फिर उसमें अपडेशन लगातार होता है। हम्म आपने कोई गलती आई, अगले साल जो एडिशन आएगा वो ज्यादा ठीक होगा, लेकिन हमारे हम्म यहाँ एक डिक्शनरी छप गई, उसके बाद उसको नए सिरे से आपको फोन टाइप करना पड़ेगा, तब संभव होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, मैं समझता हूँ कि इंस्क्रिप्ट और यूनिकोड मिलकर एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात आज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे दुख है इस बात का, और जब तक पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने हमें सही समझती, और बादल जी को इस बात का बड़ी पीड़ा होती है, और हम सब लोग मिलकर जब भी इसका आयोजन करते हैं, उसमें कोई भी, जिसको अंग्रेजी में शब्द कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस, एक भी प्रकाशक उसमें उपस्थित नहीं रहता, कि कहीं बालेंदु जी हमसे आग्रह न करने लगे। उसका एक कारण भी मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो सबके हमारे जो सब पे इलीगल उनके सॉफ्टवेयर हैं, जिसके कारण उसको नया खरीदेंगे तो पैसे लगा देने पड़ेंगे, और ये ओह, भी बहुत बड़ा, हम लोग बाकायदा एक कमेटी बनी थी, हम लोगों ने मिलकर रिपोर्ट भी दी, लेकिन इस पर कुछ अभी तक नहीं हो रहा। तो खैर, फिर भी पॉजिटिव बात यही है कि आज हमारे पास ये साधन है, अगर हम इसका हम्म उपयोग करें, और पब्लिशिंग तक लेकर जाना ही होगा, वरना लेखक जो लिख रहा है वो ज्यों का त्यों अगर पब्लिशिंग में चला जाए तो उसमें बहुत दिख लाभ। धन्यवाद। ये बहुत, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, ये कि जो स्क्रिप्ट और यूनिकोड में जो लेखक अगर लिखता है और वैसे ही छप जाए, लेकिन क्यों नहीं वैसा हो पाता है, तो भारत में बहुत सारी चीजें हैं। और अमर जी, आपको भी बड़ा नया लग रहा होगा ये सारा कुछ, क्योंकि हम लोगों के लिए दुनिया ही बहुत नई है ना, कंप्यूटर वाली दुनिया। ये तो अभी कोरोना बिल्कुल काल में बिल्कुल, हम थोड़े हम से लोग को परिचित। जी बिल्कुल यही लग रहा है कि हम विद्यार्थी बैठे हुए हैं जी और दो बिल्कुल। विद्वान शिक्षक हमें सिखा रहे हैं, और सचमुच हम सीख रहे हैं। नहीं, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं इनसे बिल्कुल बाकायदा इनको गुरु बना लूं और इनसे क्लासेस शुरू करूं, जो कि यहाँ पर ये बहुत सारी कार्यशालाएं ये चलाते हैं, विदेशों में तो देशों में भी चलाएं, कई देशों में चलाते हैं, तो भारत में भी चलाई जाए, जरूर चलाते होंगे। तो आपसे पूछना चाहूंगी मैं सर, बालेंदु जी, कि जैसा कि अभी मल्होत्रा जी ने भी बताया कि किस तरह से ये दोनों जो आपकी टेक्निक है, इस टेक्निक का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर होता है। और मैंने आपका पूरा जो परिचय पढ़ा है, उसमें मैं आपके लिए भी देख रही हूँ कि आपने हिंदी में आपने बहुत कुछ काम करने के बाद जो आप इस तकनीकी धरातल पर कर रहे हैं, वो भी हिंदी में ही, मतलब आपने वहां भी हिंदी को विषय चुना है और हिंदी के लिए किताबें भी लिखी है। तो आप हिंदी की तरफ कैसे मुड़े और इसको किस तरह से आप देखते हैं कि हिंदी में जो काम हुआ है, क्या काम हुआ है इस क्षेत्र में, और उस कार्य की जानकारी वास्तव में कही जाए तो हम जैसे साहित्य प्रेमियों के, हिंदी प्रेमियों को भी नहीं है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। जी, बहुत बहुत ही अच्छी बातें मल्होत्रा साहब ने बताई। उन्होंने एक तरह से उसकी आधारशिला, बहुत मजबूत आधारशिला दी। कुछ जी बातें मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। जहां तक आपने व्यक्तिगत जुड़ाव की बात की, तो मैं आता हूं मीडिया की पृष्ठभूमि से। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में जनसत्ता में कार्य करता था, जी जी उसके बाद मैं एक टेलीविजन चैनल में कार्य करता था। और मैं आईटी में क्यों आया, मैं जब टेलीविजन चैनल में कार्य करता था तो उस समय हिंदी में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि सुलभ हो हिंदी में काम करने के लिए कंप्यूटर पर।
अब क्या होता था कि टेलीविजन चैनल में जो कुछ हिंदी के कार्यक्रम होते थे उनकी भी स्क्रिप्ट हम रोमन में लिखा करते थे, लोग रोमन में लिखा करते थे। और मैं इस बात को देखकर बड़ा ही दुखी रहा करता था कि आप बोल रहे हैं हिंदी में, आपके एंकर हिंदी में बोल रहे हैं और रोमन में वो लिख करके हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने पूछा कि आप कोई हिंदी का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा कोई उपलब्धि नहीं है ऐसा जो हमारे टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, मतलब टेलीविजन के अंदर की जो प्रणालियां हैं उनमें इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा कोई हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें रोमन में ही करना पड़ता है। ये बात थोड़ी पुरानी है, जी जी जी, ये सन 2000 की बात है। तो मैंने ये सोचा कि क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। हालांकि उस समय मेरी जो पृष्ठभूमि थी वो मीडिया की थी, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया आईटी के क्षेत्र में, अपने आप को शून्य से मैंने आईटी के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं पहले हिंदी पृष्ठभूमि से आता हूँ, एमए इन हिंदी था, एमए इन हिंदी जर्नलिज्म था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने फिर थोड़ी आईटी सीखना शुरू किया, कुछ कोर्सेज किए, पहले तो शुरुआती कोर्सेज किए, फिर प्रोग्रामिंग सीखी और मैंने कहा कि मैं इस स्थिति को बदलूंगा, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा हिंदी में वर्ड प्रोसेसर जो निःशुल्क होगा। जो आज की स्थिति है इसको बदलना है मुझे। और मैंने कुछ महीनों बाद मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर था। उसका नाम था माध्यम, जो मैंने बनाया और वो मैंने फ्री निःशुल्क बाद में मैंने इस वेबसाइट पे डाला। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल, इसका नाम है माध्यम। और ये लिखी है उस भाषा में जिसे आप बोलते हैं, इसमें आप बोलते हैं, बहुत सुंदर। और ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट्स फ्री, और 1 लाख डाउनलोड होने के बाद मैंने इसकी डाउनलोड्स का फिगर की गिनती करना बंद कर दिया। अरे वाह, खूब लोकप्रिय हुआ उस जमाने में, लोगों ने खूब जम के इसको किया और इस्तेमाल किया। और आज भी आप चाहें तो आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे और ये लिखेंगे इंटरनेट पर माध्यम हिंदी वर्ड प्रोसेसर, तो इसका आपको मिल जाएगा। देखिए माध्यम हिंदी वर्ड प्रोसेसर आप लिखेंगे अगर दिन में यहाँ लिखेंगे तो आज आप इसी पेज पे पहुंच सकते हैं। क्या बात है। और आज भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करेंगे तरह से खुलेगा। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये माध्यम जमाने की बात है, ये आज के 20 साल पहले की बात है। ये सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया था और निःशुल्क उपलब्ध कराया था, इसमें आप आज भी टाइप कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, ये निःशुल्क सॉफ्टवेयर था, मैंने इस पे एक पैसा भी नहीं लिया। 1 लाख से अधिक प्रतियां इसकी जब डाउनलोड हो गई तब मैंने इसकी कीमती करना बंद कर दिया। तो ये मैंने देखा है कि आपने 150 से अधिक वीडियो जो है निःशुल्क बना करके दिए। हाँ जी, ये तो एक सॉफ्टवेयर हुआ, तो एक सॉफ्टवेयर तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, ये आईटी का क्षेत्र ही मेरे लिए उचित है, मुझे इसी में जाना चाहिए और मैं आईटी के क्षेत्र में आ गया। उसके बाद मैंने फिर मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं मैनेजमेंट, मैंने एमबीए किया, एमसीए किया और भी बहुत सारी चीजें उसके बाद की। मतलब मैं आईटी के क्षेत्र में विधिवत आ गया। उसके बाद और बहुत सारे काम किए, जैसे मैंने आप देख स्पर्श सॉफ्टवेयर बनाया, ये भी निःशुल्क है। ये यूनिकोड में इंस्क्रिप्ट की पद्धति से टाइपिंग सीखने के लिए ये भी आज उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति चाहे फ्री में जाके डाउनलोड कीजिए, आप हिंदी में टाइपिंग सीखिए इसके जरिए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाकर निःशुल्क उपलब्ध कराए। हालांकि कई बार मुझे मेरे मित्र कहते हैं कि यार तुमने ये जो निःशुल्क उपलब्ध कराया, अब 1 लाख डाउनलोड हो गए, इस पर 100 रुपए भी लगा देते तो तुम 1 करोड़ कमा लेते। सही नहीं, सबसे खुशी की बात है कि आपने हिंदी पर ही काम किया जी। सबसे खुशी वाली बात है कि हाँ जी हिंदी के लिए। इंदु जी, हाँ इंदु जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि हाँ कि ये डाउनलोड तो हम लोग कर ले सकते हैं, लेकिन जब ये हम लोग बोलते हैं तो इसमें विराम चिन्ह गायब हो जाता है, ऐसा विराम कॉमा और डॉट्स नहीं आते हैं। ये कहीं नहीं आता है। अभी वो सब चीजें दिखाऊंगा, अभी दिखाएंगे सविता जी, ये दिखाएंगे। मेरी बात खत्म होने के बाद ये प्रश्न, आपका प्रश्न रहे ही नहीं। अच्छा, मैं एक बार एक एक करके चीजें आपको दिखा रहा हूँ। शायद आपका ये प्रश्न आपको उत्तर मिल चुका होगा आपको तब तक। ओके, ठीक है। जी देखिएगा थोड़ा। अब तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें बनाई। एक हमने ई बुक्स का एक परियोजना बनाई कि आप हिंदी में जो किताबें हैं उनको ई बुक के रूप में कैसे परिणत किया जाए। तो ई प्रकाशक के नाम से एक परियोजना शुरू की, उसमें बहुत सारी किताबें हमने ई बुक में बदली हिंदी की। और विभिन्न डिवाइसेस पर, आप कंप्यूटर पर पढ़िए या फिर किंडल पर पढ़िए
या आप चाहे तो स्मार्टफोन पे पढ़िए। ये तमाम किस्म की ये चीजें की और इसमें ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि आपकी ई बुक में न सिर्फ टेक्स्ट आता था बल्कि चित्र भी आते थे और ऑडियो भी आता था। जैसे एक कवयित्री है रमा सिंह जी, उनकी किताब हमने बनाई तो उसमें हर कविता उनकी अपनी आवाज में आप पढ़ भी सकते थे और उनकी आवाज सुन भी सकते थे। इतना ही नहीं, हमने ई बुक में ऐसे प्रयोग भी किए कि उसमें वीडियो भी आ गया। मतलब आप जरा कल्पना कीजिए कि किताब के अंदर ध्वनि भी आ रही हो, उसमें वीडियो भी आ रहा हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। उसके बाद ये हमने वीडियो, बहुत सारे चैनल्स बनाए यूट्यूब पर जिनमें इस तरह के आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो, जिनमें देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। ये MS वर्ड पर एक पूरा वीडियो है कि इसमें कैसे काम करें, विंडोज 10 में कैसे काम करें, प्रकाशन में यूनिकोड का प्रयोग कैसे करें, कंप्यूटर जगत की अवधारणाएं क्या है, MS पब्लिशर में कैसे काम करें, MS ऑफिस में कैसे काम करें, एक्सेल में कैसे, ये सब हिंदी में कैसे काम करें, उस आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदी में उद्घाटन आदि जो कंजंक्ट है या संयुक्ताक्षर है उनको सही ढंग से कैसे लिखा जाए, है ना। तो आपके अधिकांश के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। आप YouTube में मेरे नाम से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये जरा सी मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई। इसके बाद मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है प्रभा साक्षी, जिसमें आज 10 लाख से भी अधिक पृष्ठ है, मतलब इतनी सामग्री है उसमें। तो बहुत कुछ काम हम लोगों ने किया। खैर, अब मैं आपको ले आता हूँ वापस वर्तमान समय में और कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बातों में ही समय हमारा चला जाए और आपको कुछ नया जानने को ना मिले। तो देखिए आज क्या है कि आपके विंडोज और ऑफिस में, यानी आपके कंप्यूटर में 5 स्तर पर आपको हिंदी समर्थन दिखाई देगा। पहला है टेक्स्ट का डिस्प्ले करना, यानी कंप्यूटर में भले ही आपने हिंदी को एक्टिव किया है या नहीं, हिंदी का फॉन्ट है या नहीं, यूनिकोड है या नहीं, फिर भी कोई व्यक्ति आपको हिंदी की कोई फाइल भेजता है यूनिकोड में तो आप उसको पढ़ पाएंगे। ये पहली बात। भले ही आपके सिस्टम में फॉन्ट ही नहीं है हिंदी का, फिर भी पढ़ पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी है टेक्स्ट इनपुट और स्टोरेज, मतलब टाइपिंग करने के बहुत सारे तरीके आ गए, कम से कम 8 तरीके से आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में। ये दूसरी बात। तीसरा है लोकलाइजेशन, आप विंडोज को पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी विंडोज में जितने चित्र आएंगे, जितने संदेश आएंगे, आपने फाइल डिलीट की तो हिंदी में ही बताएगा वो कि आपकी फाइल डिलीट कर दी गई है। जो कुछ भी आप देखेंगे, आइकन्स देखेंगे, आप मेन्यू देखेंगे, संदेश आएंगे, सब कुछ हिंदी में होगा। पूरी हिंदी में होगी विंडोज। इसी तरह से ऑफिस भी पूरा हिंदी में होगा। जो ऊपर फाइल में आदि लिखा हुआ होता है, फाइल एडिट, ये सब ये बदल के हिंदी हो जाएगा। फाइल संपादन, दृश्य आदि पूरी तरह से हिंदी में, सब कुछ हिंदी में होगा। इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन। ये हुआ लोकलाइजेशन, ये तीसरे लेवल का सपोर्ट हुआ। चौथे लेवल का सपोर्ट भाषा में, भाषा संबंधी सपोर्ट, मतलब आपके कंप्यूटर पर जैसे आप अंग्रेजी में स्पेल चेक करते हैं तो हिंदी में भी वो होना चाहिए ना, तो हिंदी में भी वो मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपके समय का सदुपयोग होना चाहिए। मैंने लिखा यहाँ लोकसभा जी, ऑटो करेक्ट। तो देखिए इसने बता दिया कि ये अशुद्ध है, हाँ ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है जी। ये हुआ स्पेलिंग चेक, आपकी अपनी हिंदी में उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश मैंने लिख दिया शुद्ध है जी। वंडर नीचे एक रेड लाइन आ जाती है ना, ये अब नरेश आ जाती है, आपका शुद्ध है। अब इसको मान लीजिए मुझे समानार्थक देखने, आप अंग्रेजी में सिनोनिम्स देखते हैं ना, तो हिंदी में वो उपलब्ध है या नहीं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं गया रिव्यू में और यहाँ देखिए कोने में थिसॉरस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया तो राजा, नृप, भूपति, महीप। ओके। सिनोनिम्स आपके MS वर्ड में हिंदी में उपलब्ध हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद ऑटो करेक्ट हो या आपको इसका अर्थ करना हो, वो सब उपलब्ध है। तो ये हुआ आपका। मैं फिर से प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कुछ वास्तव। जरूर जरूर, नहीं बहुत बहुत काम की बातें हैं। चौथे नंबर पर लैंग्वेज यूटिलिटीज आ गई आपकी। स्पेलिंग चेक कीजिए या ऑटो करेक्ट कीजिए, थिसॉरस कीजिए, यहाँ तक कि आप हिंदी में सर्च कीजिए। ऑफिस में रहते हुए ही, वर्ड में रहते हुए ही आप हिंदी में सर्च कर सकते हैं। अब आ जाइए एवरीडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीडे AI। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में कि अब हमारी जो हिंदी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बहुत काम होने लगा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपने अभी पूछा था कि वो उसमें विराम चिन्ह आदि कैसे लगेंगे, उसकी दिक्कत आती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ फिर से MS वर्ड की तरफ। ये MS वर्ड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कुछ चीजें, 2-3 चीजें दिखाऊंगा और उसके बाद मैं मेरी बात समाप्त करूंगा जी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी, मैंने फॉन्ट साइज सेट कर दिया, मैं यहाँ पर गया, वर्ड में ही डिक्टेट आ गया है जी। नमस्कार दोस्तों,
कैसे हैं आप लोग? मुझे आज आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आशा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। क्यों लगा ना? ये कैसे आ गया? हमारे नहीं आता है। तो ये अब आपने जो कहा देखिए वो भी टाइप हो रहा है। हाँ। वो भी टाइप हो रहा है जी, क्योंकि आपका स्पीकर ऑन है। तो अब आपकी जो जिज्ञासा थी उसका समाधान मिल गया होगा कि हम नहीं, लेकिन लगा हमारे नहीं में नहीं आता है असल में ना। आपको लगाने की जरूरत तक नहीं है, टेक्नोलॉजी खुद आपके लिए पंक्चुएशन कर रही है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो आप जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उस सॉफ्टवेयर में जाके आपको देखना होगा। संभव है वो सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरा है। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो इसमें ये सुविधा मौजूद है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेकिन हम डिक्शनरी जैसे डॉक्स वगैरह में लिखते हैं मोबाइल पर या लैपटॉप पर, तो उसमें ये सुविधा नहीं है ना। तो उसमें आ जाएगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की सीमा है। अच्छा, है ना, यहाँ की सीमा नहीं है। अब जैसे ये अक्षर आपके इनको अंडरलाइन कर दिया, आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड टू डिक्शनरी, फिर ये सॉफ्टवेयर को ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए। आपकी डिक्शनरी भी डेवलप होती चली जा रही है हिंदी भाषा में। और देखिए जो कुछ हुआ है टाइप, उसमें वर्तनी की त्रुटि नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध टाइप हो रहा है, तेज रफ्तार से टाइप हो रहा है। देखिए मैं आपको और भी तेज रफ्तार में टाइप करके दिखाता हूँ। और गैपिंग भी बराबर आ रही है, सब कुछ बराबर होगा, पेस बराबर आ रहा है। ये बहुत खास, क्योंकि ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। बहुत खूब। मुझे आपसे क्लास लेनी पड़ेगी। कंपनी की भी तो थोड़ी सी तारीफ करूं। जी दोबारा आपको देखिए तेज बहुत 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 सुंदर जानकारी दी आपने। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं थोड़ा तेज रफ्तार से बोल के आपको दिखाता हूँ, फिर एक और उदाहरण दिखाऊंगा, उसके बाद बात बंद करूंगा, बात समाप्त। पर कभी कभी जब हम बोलते हैं तो मतलब बोलते कुछ और लिखा कुछ जाता है, मतलब रॉन्ग हो जाते हैं वो। हाँ, लेकिन वो मैं पुनः वही बात कह रहा हूँ कि जहां आपको जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सीमा है, यहाँ ऐसी सीमा नहीं है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी जब पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा था तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था। अच्छा, ये मोबाइल पर भी कर सकते हैं? इंदु जी जी, हाँ जी, मृदुल कीर्ति जी। अच्छा, मैं स्वर्णा। अच्छा, स्वागत है मृदुल जी, आपका स्वागत है। नहीं, स्वर्णा जी हैं, स्वर्णा जी। स्वर्णा जी, स्वागत है आपका। हाँ, बहरहाल मैं अब इसको ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि फिर आपका समय भी जा रहा है। एक छोटा सा प्रश्न मेरा। जी बोलिए, बोलिए, पूछिए। बालेंदु जी से छोटा सा प्रश्न है। पूछिए पूछिए स्वर्णा जी। मैं तो यूनिकोड में तो मैं टाइप करती हूँ और सभी भाषाओं में परंतु जहाँ मेरी बेटी ने पूछा था कि यूनिकोड क्या हम अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया। तो क्या आप मुझे समझा सकेंगे कि इसे हम कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं उसको फिर आपका वाला सवाल से ही अंत कर दूंगा मेरी बात का। इससे पहले मैं एक चीज और दिखा दूं, फिर उसके बाद आपकी बात से जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जरूर। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था कि एवरीडे एआई, दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कैसे प्रयोग हो रहा है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रहा था। अब अगला उदाहरण है अनुवाद का। तो ये अनुवाद के लिए आपको इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल ट्रांसलेट या बिंग ट्रांसलेट या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एमएस ऑफिस के भीतर ही अनुवाद मौजूद है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए, यहाँ पर आपने ये फाइल खोली, जैसे देखिए बड़ी अच्छी खासी ये लंबी चौड़ी फाइल है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो मैं पहले कोलकाता में भारतीय स्टेट बैंक का एक अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी वार्षिक सम्मेलन हुआ था। जी, एक मिनट। तो ये उससे रिलेटेड है, उसकी फाइल है। अब ये अंग्रेजी में, ये हिंदी में है, मान लीजिए मुझे इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है या उल्टा ट्रांसलेट करना हो आपको, तो आप क्या, आप जाएंगे यहाँ रिव्यू में एमएस वर्ड में, यहाँ पर ट्रांसलेट बटन आ गया है, इस पर क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपनी भाषा चुननी होगी आपको दाईं तरफ। ओके, देता हूँ कि मेरी मूल भाषा जो है, स्रोत जो है वो हिंदी में है और मेरा जो टारगेट होगा वो अंग्रेजी में होगा। तो मैं एक मिनट चुन लेता हूँ, ये हिंदी और ये अंग्रेजी। ओके जी, आप जो चाहे यहाँ भाषा चुन सकते हैं और ये ट्रांसलेट बटन दबा दीजिए, देखिए क्या होता है जी। पुनः ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके लिए। ये लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स एनुअल कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद ये चीफ गेस्ट श्री सत्यनारायण जटिया, डेप्यूटी चेयरमैन पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। काफी अच्छे से आया है ये।
बिल्कुल बिना उस डिजाइन को, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए, एग्जैक्टली वैसे ही वैसे। क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्रांसलेशन यूज किया था तो आम आदमी लिखा था तो वो मैंगो पीपल आ गया था। हाँ, लेकिन वो देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप को बदलती है, हम उसकी तुलना इंसान से करते हैं, ये भी तो देखिए ना। जी जी जी। है ना? लेकिन आप जरा सोचिए कि टेक्नोलॉजी ने अपने आप को बदलते हुए यहाँ तक पहुंचा दिया है। जी जी बिल्कुल। चूंकि आपने ये उदाहरण दिया तो मैं आपको एक और मजेदार उदाहरण देता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट बिंग की तरफ। जी। हाँ, आपको वहां भी आपको ट्रांसलेशन की कैपेबिलिटी मिलेगी। जी जी। ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, बिल्कुल वैसी ही जैसी गूगल ट्रांसलेट है जी। मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखता हूँ और आप देखिएगा क्या होता है, इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन चलता है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ जी। एक मुझे पहले भाषा भी चुननी पड़ेगी। जी, हिंदी, यस। ऊपर चली गई हिंदी तो। जी 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 जी। अच्छा, नीचे भी आ गई। ओके। अब आप देखिए, मैंने कहा द पुलिसमैन कंसल्टेड द बुक ऑफ रूल्स। पुलिसकर्मी ने नियमों की किताब से परामर्श किया, ठीक है। जी जी। अब ये किस तरह से रियल टाइम में बदल रहा है वो देखिएगा। मैंने लिखा एंड। अच्छा, इससे पहले देखिए, अब देखिएगा आप, देखा आपने, पुलिसकर्मी ने नियमों की किताब से सलाह ली और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालक पर मामला दर्ज कराया। जी। रियल टाइम ट्रांसलेशन है। हालांकि आपने कहा मैंगो पीपल आ गया था, वो बात सही है, किसी जमाने में ऐसा होता रहा था, लेकिन आप देखिए अपने आप को किस हद तक बदल रही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जहां जहां उस समय आपने अनुवाद देखा, उस सेंटेंस के लिए, उतने हिस्से के लिए अनुवाद एकदम सही था। मैंने फिर बढ़ा दिया, फिर अनुवाद सही था, यहाँ तक कि मैंने बढ़ा दिया तब भी अनुवाद सही है। जी जी जी। टेक्नोलॉजी निरंतर सीख रही है। शून्य से शुरू किया था उसने आज के 13 साल पहले। जी। इंसान ने शून्य से कब शुरुआत की थी? लगभग 10 लाख साल पहले। बिल्कुल। इससे 13 साल पहले गूगल ट्रांसलेट आया, 2008 में माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ट्रांसलेटर आया। 13 साल में टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुनाने के लिए हम लोग, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ कि देखो अनुवाद कैसे कैसे मजेदार हो रहा है। लेकिन वास्तव में आप देखिए तकनीकी शक्ति को कि 8 साल में वो कहाँ से हमें कहाँ ले आई है और अगले 8 साल में कहाँ ले जाएगी। और बहुत बहुत सुंदर। अब अंतिम बात, जब आप कैसे यूनिकोड को सक्रिय करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप जाइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खोलिए जी। आपके टास्क बार है, इस पर लिख दीजिए लैंग्वेज। ओके। जब लैंग्वेज लिखेंगे तो ये रिजल्ट में आएगा, लैंग्वेज सेटिंग्स, यहाँ क्लिक कर दीजिए जी। खुलेगा जी। ये पेज खुलेगा, इसमें ऐड अ लैंग्वेज का बटन है यहाँ पर जी। इस पर क्लिक कीजिए। सारी दुनिया की सारी भाषाएं यहाँ मौजूद है, जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सिर्फ उस भाषा के नाम पर क्लिक करना है और वो भाषा आपके सिस्टम में जुड़ जाएगी। जैसे मैं 1-2 भाषाएं जोड़ के दिखाता हूँ। हिंदी तो मैं पहले जोड़ चुका, लेकिन एक आध और जोड़ता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा। जरूर। बंगाली जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए, तो ये जैसे यहाँ पर परिणाम आ गया, मैंने क्लिक किया और मैं इसको जोड़ देता हूँ। क्या करना होगा आपको? सिर्फ नेक्स्ट बटन दबाना है और इसके बाद इंस्टॉल बटन दबाना है। अब बंगला भी आ गई आपके उसमें, बंगला के सारे फॉन्ट भी आ गए, बंगला करने का इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड भी आ गया और यूनिकोड भी आ गया। ये इतना सही करना था आपका। ऐड ए लैंग्वेज जब आप करेंगे तो यूनिकोड हो जाता है आपके कंप्यूटर में। और बहुत सुंदर। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया पंजाबी, या कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, नेक्स्ट सेलेक्ट करें और आप आप सर्च कर लीजिए। दोनों चीजें हैं। पंजाबी 3 तरह से पंजाबी में काम हो सकता है, अरेबिक लिपि में, देवनागरी लिपि में और गुरुमुखी में। मैंने गुरुमुखी में भी। जी जी जी। नेक्स्ट बटन दबा दिया और अब इंस्टॉल बटन दबा दूंगा। पंजाबी जुड़ गई, यूनिकोड भी जुड़ गया पंजाबी में। तीसरी पे आता हूँ, अंतिम है ये भाषा, एक और भाषा जोड़ लेता हूँ, ऐड ए लैंग्वेज। और यहाँ मैंने लिखा गुजराती जी। और गुजराती ना लिखता तो भी मैं कर सकता था जी। गुजराती पर क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट बटन दबाया, अब इंस्टॉल बटन दबाऊंगा। गुजराती मेरी सिस्टम में आ गई। मल्होत्रा साहब ने कहा था कि
कंप्यूटर अब आपकी भाषा को पहचानने लगा। जी वही बात है, मैंने फॉन्ट इंस्टॉल नहीं किए, मैंने कोई कीबोर्ड डाउनलोड नहीं किया, मैंने भाषा को सक्रिय किया है। मैंने सिर्फ ढूंढा कि गुजराती, जी जी गुजराती को ढूंढकर बटन दबाया, गुजराती से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरे कंप्यूटर में अपने आप आ गई। जब मैंने बंगाली किया, बंगाली से जुड़ी हुई सब कुछ, यानी कि आपका कंप्यूटर अब आपकी भाषा को पहचानता है। वाह, बहुत बहुत उसमें फॉन्ट नहीं जोड़ा, बहुत सुंदर जी। अब वो आपकी भाषा को पहचानता है, और जब भाषा आ जाती है तो उसमें स्पेलिंग चेक की सुविधा आ गई, उसमें बोलने की सुविधा आ गई, कंप्यूटर बोल देगा, आप बोलेंगे उसको पहचान लेगा, न जाने क्या क्या आ गया, क्योंकि कंप्यूटर नाउ अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड्स। हमें तो ये जादू का पिटारा लगता है जी। अब वो फॉन्ट तक सीमित नहीं है, अब वो आपकी भाषा को पहचान रहा है। अब अंतिम उदाहरण और उसके बाद समाप्त करूंगा जी। मल्होत्रा साहब ने इंस्क्रिप्ट के बारे में बताया था कि कितना ये एक भारतीय, पूरा सकल भारतीय कीबोर्ड है, सारी भाषाओं को ध्यान में रखकर विज्ञान सम्मत तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल। और चीज देखिए आप, उन्होंने बताया कि कैसे इनके कैरेक्टर्स को संयोजित किया गया है, कैसे इसको याद करना बहुत आसान है, कैसे ये हमें परिशुद्ध लिखने के लिए ये क्षमता देता है। तो दो उदाहरण दूंगा सिर्फ और मैं बात समाप्त करूंगा। ये इंस्क्रिप्ट से जुड़े हुए। इंस्क्रिप्ट आपको कठिन से कठिन शब्दों को लिखने की क्षमता देता है, भले वो किसी भी भाषा में, नहीं संस्कृति नहीं, मराठी, नेपाली, कोंकणी ही नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा का शब्द यदि आप इंस्क्रिप्ट पद्धति से उसको देवनागरी में लिख सकते हैं। अब मैं 2-3 कठिन शब्द लिख सकता हूँ जो शायद आपको लगेगा कि वास्तव में इसमें इस कीबोर्ड में कुछ दम है। देखिए, सबसे पहले एक कठिन शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। यस, भाषा बदल लेता हूँ और हिंदी का मैं टाइप करता हूँ जिसमें लोगों को दिक्कत आती है जी। प्रत्युत्पन्नमति एक किंकर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है। यस, किंकर्तव्य विमूढ़, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते जी। तो इतना आसान है। अब आपको एक उदाहरण और दूंगा कि जटिलता की एक जो पराकाष्ठा होती है वो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। राम रक्षा स्रोत में एक पंक्ति आती है, एक लाइन जो है, एक श्लोक है जिसकी 2 लाइनों का श्लोक है, और पहली लाइन में सिर्फ एक ही शब्द है, पूरी पहली पंक्ति सिंगल वर्ड से बनी है। दूसरी लाइन में 4 शब्द। पहली पंक्ति क्या है? अत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो, और दूसरी लाइन है रक्षणाय मम राम लक्ष्मणो अग्रतः पति गच्छताम जी। कठिन को आप रोमन या किसी तरीके से टाइप कर सकते हैं क्या? अत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो, नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल है। रोमन पद्धति से या तमाम पद्धतियों से नहीं कर सकते ना, लेकिन देखिए इंस्क्रिप्ट का प्रयोग करके मैं इसको बताता हूं आपको। अत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो। अत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो, ये है इंस्क्रिप्ट की शक्ति जी। और अब अंतिम उदाहरण कि ये हमारी भारत की सभी भाषाओं को एकजुट करता है, एक साथ लाता है। एक तो यूनिकोड, सारी भाषाएं एक ही तालिका में मौजूद हैं, और दूसरा इंस्क्रिप्ट, क्योंकि सभी भाषाओं में काम करना संभव बनाता है। यदि आप हिंदी में इंस्क्रिप्ट सीख गए तो आप अपने आप ही भारत की तमाम लिपियों में टाइप करना भी सीख गए। मुझे ये तो मैंने जोड़ी थी, मुझे नहीं आती, लेकिन आप देखिएगा मैं टाइप करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा ही नाम मैं टाइप कर लेता हूँ या कोई भारत कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने भारत हिंदुस्तान टाइप किया इंस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए हिंदी में। अब मैं अपने कंप्यूटर में भाषा बदलता हूँ, यहाँ आके यहाँ मैंने मान लीजिए कर दिया बंगला, और यही भारत हिंदुस्तान टाइप करूंगा। ठीक वही कीज दबाऊंगा कीबोर्ड पर जो मैं हिंदी में काम करते समय दबा रहा था, ठीक वही कीज। ओके, कीबोर्ड सेम है आपका? सेम कीबोर्ड, सेम टाइपिंग, सेम कीज दबा रहा हूं। तो आप ये भारत हिंदुस्तान भी आपने अंग्रेजी वाले कीबोर्ड से किया, हिंदी वाले कीबोर्ड से? जो सामान्य सबके पास होता है वही कीबोर्ड है मेरे पास। नहीं, सामान्य तो अंग्रेजी का होता है ना। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर कीबोर्ड भी एक होता है, मतलब एक तो आपका सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, जी, एक आपके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होता है जो ये सब है, वो है जी जी जी। फोनेटिक एक सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होता है, ये सब अंदर होते हैं। तो मैं उसका जी जी भारत हिंदुस्तान हिंदी में टाइप किया, भारत हिंदुस्तान बंगला में कर दिया। अब भारत हिंदुस्तान वही सेम कीज दबाऊंगा और पंजाबी में करूंगा। ओके, अब वही कुंजियां दबाते हुए मैं
अंतिम में करूंगा जो कि गुजराती है। मुझे ना पंजाबी आती, ना गुजराती आती, ना बंगला आती, लेकिन मैं सब में टाइप कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंस्क्रिप्ट में टाइप कर सकता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंदु दीदी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा ये खत्म करके लास्ट में क्वेश्चन पूछ लें, या जरूरी है तो आप पूछ लें पहले? नहीं, कुछ नहीं, कुछ जरूरी नहीं है, आप आगे चलिए, बाद में पूछ इनकी लेंगे। बात खत्म हो जाए सर की। जी जी जी, तो मेरी बात समाप्त हो गई। चलिए बोल दीजिए सुषमा जी। सुषमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी जी, नमस्कार बालेंदु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि 1 या 2 दिन की हमारी कार्यशालाएं आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इंदु वो दीदी, मैं आप कहने वाली थी, तो वो हम करेंगे। इसमें मल्होत्रा साहब हमारा नेतृत्व करेंगे। मल्होत्रा साहब के का जो काम है कार्यशालाओं के संदर्भ में, खास तौर पर हिंदी और तकनीक के लिए, उनका तो मैं इसी विषय पर आ रही थी मल्होत्रा साहब जी के पास कि आजकल वेबिनार का भी बहुत चलन हो गया है, और ऑनलाइन शिक्षण में एक तो इसके लिए जो संभावनाएं हो सकती हैं, वो संभावनाओं की बात। और साथ ही एक क्वेश्चन और आपसे, एक प्रश्न करना चाहूंगी कि मैंने इधर में बहुत लोगों से सुना कि आप हिंदी गीतों के माध्यम से विदेशियों को बोलचाल की हिंदी सिखा रहे हैं, और वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा था जब मैंने सुना था पहले भी। और मुझे लगा कि हाँ, ये काम बड़ा आसान भी हो सकता है जब आप हिंदी गीतों के माध्यम से कोशिश करते हैं। तो वो आप किस तरह से कर रहे हैं, और उसमें आपके कंप्यूटर की क्या भूमिका है? तो ये 2 सवाल आपसे अंत में जानना चाहूंगी। समय काफी हो गया है, लेकिन आप लोगों की बातें इतनी अच्छी लग रही है, इतनी नॉलेजेबल और इतनी ज्ञानवर्धक हो रही है, और खास करके जब ये हिंदी से संबंधित है तो बहुत आनंद आ रहा है कि हम हिंदी में इतना काम हो रहा है कंप्यूटर पर भी, तो हमारी हिंदी आज कहाँ पहुंच रही है। तो बताएं सर आप। धन्यवाद इंदु जी। ये तो अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि खास तौर पे कोरोना ने जो हमें एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है वो वेबिनार्स का है। जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है, इसके 3 पक्ष होते हैं। अभी तक हम लोग क्लासरूम टीचिंग में विश्वास करते थे, अब क्लासरूम टीचिंग की सीमाएं हैं। सबसे पहले मैं 3-4 सीमाओं को बताऊंगा। कभी कभी अध्यापक की उच्चारण की सीमाएं हो जाती। आप बिहार में चले जाइए या अभी भी उत्तर प्रदेश में, अन्यथा मत समझिएगा मेरी बात का, तो अभी कई बार कहते हैं मैं आपको अस्पष्ट रूप से बता देगा। तो उच्चारण दोष भी एक क्लासरूम टीचिंग का बहुत बड़े दोष बन जाता है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़े कि क्लास में केवल टेक्स्ट यानी किताब, उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं सिखा रहे हैं, उसी से पढ़ रहे हैं, उसी से सिखा रहे हैं। जबकि एक युग है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया का मतलब है, जैसे बालेंदु ने कई जगह बताया भी, कि ऑडियो, क्योंकि टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल और एनिमेशन सबको एक साथ समाहित करके, अगर आपको कमल का फूल चित्र में दिखाना है तो चित्र में दिखाइए, और आपको चाहे उसको बहुत ही सुंदर अपने 3D में दिखाना है, उस रूप में दिखाइए। मैं जिस चीज का महत्व थोड़ा सा मैं इसके साथ वो जोड़ता हूँ, क्योंकि समय की कमी के कारण मैंने इस अपने जिसमें हिंदी बोलचाल की हिंदी, स्पोकन हिंदी सिखाने का एक कार्यक्रम बनाया है, इसके मैंने नाम रखा है एडुटेनमेंट, यानी कि एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था शुरू से कि भाषा सीखने का मतलब है कि बहुत बोरिंग हो, एक किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और किसी को न बोरिंग, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या। बिल्कुल। जबकि सारे विश्व में बॉलीवुड हिंदी सिनेमा भी, मेरे जर्मनी कई देशों में इस पर लेक्चर हुए, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जिन्हें हिंदी आती भी नहीं, अफ्रीका में खास तौर पे गॉस्पेल यहाँ गाते हैं, वो लोग अनायास हिंदी के गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मस्ती, क्योंकि जो मधुरता है हमारे संगीत की वो उन्हें बहुत ही प्रभावित करती है, और उसके कारण भी प्रेरित होकर हिंदी सीखते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि लेकिन इसको मनोरंजन तक हम सीमित कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है मनोरंजन से शिक्षण की ओर उन्मुख हो। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत सही कहा आपने। एक फिल्म है, उसका उदाहरण है, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया, आए हैं तो काम भी बताइए पहले आप उसका। इस अकेले गाने के अंदर जो इंपरेटिव फॉर्म्स हैं, मुस्कुराइए, मुस्कुराओ, मुस्कुरा, सारे एक साथ। इतना ही नहीं, इसी एक गाने में जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, बच्चे को खिलाओगे, खाना ही पकाओगे, पकाओ, एक एक चीज बनाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, सब कुछ एक ही गाने की बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने जो, तो इसके आधार पर हमने एक
इसका कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके 10 एपिसोड हो चुके हैं। 11 एपिसोड आज ही हम लोग जारी करने जा रहे हैं। उसमें गाना है कहा ना प्यार है, उत्तर देते कहो नहीं, कहो ना प्यार है, वो प्रश्न पूछता है, लड़की जवाब दे कहा ना प्यार है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें दो बातें आती हैं। कहो आपका इंपरेटिव फॉर्म है, कहो का मतलब तुम, ब्रैकेट में आप तुम लिख सकते हैं, तुम कहोगे। तो वो बड़े कह रहा है, वो बार बार कहा ना, अब कहा एकदम आपका सामान्य भूतकाल में आ जाता है। तो ग्रामर आपका चल रहा है एक तरह से इसके साथ। एक और बात इसके साथ इंटोनेशन की आती है, जिसमें मैं सुरेंद्र गंभीर जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे इसके बहुत से उदाहरण दिए। कहा ना, ना देखिए, कहा ना में ना का नहीं नहीं है यहाँ पर। और तो ये क्या अर्थ है फिर, कैसे इसको समझाएंगे? और जबकि बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। ये मेरी किताब है ना, जाओ ना, खाओ ना, बल्कि मोर असर्टिव, तब आप ना का प्रयोग कर रहे हैं। मोर असर्टिव कहाँ सिखा रहे हैं? ये बोलचाल की हिंदी है। वेरी ट्रू। दूसरी बात जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ है जी, हमारे यहाँ विडंबनाओं का तो क्रम है कि हमारे 4 कौशल जो भाषा के होते हैं, उसमें अंतिम कौशल होता है लिखना। और हम लिखने से शुरुआत करते हैं भाषा की, जबकि आवश्यकता है बोलना। शुरुआत है लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन यू कैन स्पीक। तो उसका तरीका हिंदी गानों से तो वैसे ही वातावरण बन गया। आप सुन रहे हैं भाषाओं को और इतना सुन रहे हैं, और उसके धीरे धीरे वो गाने आप आत्मसात कर। कल मैं गाना सुना रहा था, किसको, नेपाल का प्रोग्राम था, कि इसमें तुम भोली हो, तुम नादा हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। अब वो तुम हो में आपने स्ट्रक्चर विन्यास सीख लिया। होता क्या है कि हम शब्द सिखाते हैं। मुझे याद है एक सेमिनार हो रहा था किसी देश का, उनका हम 200 शब्द सिखा दिए। अकेले 200 शब्दों का प्रयोग कैसे करोगे? आपको सिखाना है मैं हूं, तुम हो, वो है, ये सिखाना है। तो सारी शक्ति, मैं स्टूडेंट हूं बोल सकते हैं आप, मैं इंडियन हूं बोल सकते नहीं, बोलते भी हैं, तो भी हम सारी शक्ति लगाते हैं इसको। जितने हिंदी के भारी भरकम शब्द हैं सब पहले ही क्लास में उसको सिखा दें। मैं हूं पर जोर हमारा बहुत कम होता है। तो ये हमने इसमें प्रयोग किया। और दूसरी बात, हमने जितने वाक्य इसमें दिए हैं सबका उसका ऑडियो फॉर्मेट किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ताकि जो लोग नहीं हिंदी जानते उनको रोमन में पढ़ ले, नहीं पढ़ सकते अंग्रेजी में देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, ग्लॉसरी हम उसके अंदर देते हैं। एक और चीज हिंदी में बहुत ज्यादा, वो इंटोनेशन। जाओगे ना, यहाँ इंटोनेशन के बिना बोलचाल की हिंदी चलती ही नहीं है। जाओगे ना, इसने ना का मतलब समझ में नहीं आएगा कि इंटोनेशन, इसका प्रयोग क्या, किस रूप में किया जा रहा है। तो ये एक प्रयोग जो हमने पिछले कुछ दिनों से शुरू किया है। 10 एपिसोड हमने जारी कर दिए, आपको मैं पूछता रहूंगा। हर 15 दिन में एक एपिसोड हम लोग लॉन्च करते हैं, और हर बार कोई ना कोई नया गाना उसके। और हर गाने का आधार क्या होता है, उसका मधुरता सबसे पहले। दूसरा टीचिंग पॉइंट्स। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, राज कपूर की फिल्म ए भाई जरा देख के। अब इस गाने में आप ध्यान से देखिए, जितने एडवर्ब्स हैं आपके क्रिया विशेषण एक गाने, ए भाई जरा देख, आगे भी नहीं, बाएं भी, दाएं भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सारे क्रिया विशेषण एक गाने के। तो मेरा तरीका ये होता है कि हम पहले गाना उसको गवाते ही नहीं, याद भी करा देते हैं। अभी मैं श्रीलंका में था तो मैंने उनको सिंगली में लिख के दे दिया कि यार याद करो, कल आओ क्लास में। मैं 3 दिन की वर्कशॉप चलाई थी, सीख के आ जाओ। और उसके बाद जो मस्ती से झूमते हुए गाते हैं, उस समय भूल जाओ हिंदी सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब उसका स्ट्रक्चर सामने आता है, जैसे एक फिल्म है बॉर्डर, संदेश से आते हैं जाते हैं, ये आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, चीजें बना, ये इसको हम कहते हैं पैटर्न प्रैक्टिस। ये जितने पैटर्न्स होंगे हिंदी के, वो आप उनको सिखा दीजिए। और पैटर्न्स अनंत नहीं है। शब्दों, देखिए आप शब्द के बजाय सारा जोर वाक्य विन्यास पर दीजिए, और धीरे धीरे शब्दों को रिप्लेस कीजिए। कल वो स्टूडेंट से विद्यार्थी भी सीख ले। मुझे याद है श्रीलंका में एक बार एक बहुत बुजुर्ग सज्जन थे, वो कह रहे मैं गिरिजाघर, अब मैंने कहा गिरजाघर बाद में जाइए, पहले चर्च चले जाइए। मैं चर्च चाहता हूँ, मुझे वो हूँ पर तो आया, हूँ पर सबसे मुश्किल से आ रहा पा रहा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमने उसको कहा तुम गिरजाघर सीखोगे तभी तुम पहुंचोगे, गिरजाघर नहीं पहुंच सकते। तो खैर इस तरह का प्रयोग हम लोगों ने स्पोकन हिंदी के लिए, हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है बहुत से देशों में वर्षों से लोग हिंदी सीख रहे हैं, बोल नहीं पाते। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भारत आकर हम शॉपिंग कर सकें, तीर्थ स्थलों को विजिट कर सकें,
दर्शनीय स्थानों को देख सकें और हिंदी फिल्मों का आनंद ले सकें। अभी कोपेनहेगन में वहाँ हम लोग यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी इसको शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि स्पोकन हिंदी तो कहीं सिखाई ही नहीं जा रही है, सब जगह देखिए। मैं कल अपने हमारे अनिल जोशी कह रहा था, केंद्रीय हिंदी संस्थान विदेशी भाषाओं के शिक्षण का सबसे बड़ा मैंडेट उनके पास है, और स्पोकन हिंदी का एक भी कोर्स। तब आप मुझे बताइए कि अब आप सारी शक्ति अगर लिखित भाषा में लगाएंगे, क्लिष्ट भाषा में लगाएंगे, और फिर एक और भी बात हम मान लें कि दुनिया में हर जगह होता है, स्पोकन लैंग्वेज सबकी अलग होती है। लिखित हमेशा औपचारिक होती है, स्पोकन अनौपचारिक होती है। आम आदमी बोलचाल, और इसका एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, कई बार इंग्लिश से हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं कि भाई उसके सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो तो बड़े परेशान है। लेकिन मैं आपको दो बातें बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो ये प्रवृत्ति भाषा विज्ञान की प्रवृत्ति, इसको मिक्स्ड कोड कहते हैं भाषा विज्ञान। और सिंगापुर में चिंग्लिश चलती है, चाइनीज प्लस इंग्लिश, जैसे हमारे इंग्लिश है। आप अमेरिका में स्पिंग्लिश हो गई है, क्योंकि कैलिफोर्निया के सारे इलाके में, मैक्सिको के पास का इलाका है, वहाँ स्पेनिश बोली जाती है, तो स्पिंग्लिश हो गई है। तो कहने का अर्थ ये कि इन चीजों से विचलित होने के बजाय हम उसका शिक्षण में, चाहे गीत हो, उसकी मधुरता हो या उसका सिंटेक्स हो, उसका हम प्रयोग करें और लोगों को मस्त रहने दें, मस्तिष्क से गीत, और फिर हम गंभीरता की तरफ बढ़े, फिर लिटरेचर की तरफ भी बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि हम हिंदी को एक विश्वव्यापी, वैसे ही है हिंदी, लेकिन बोलने में भी आपको विश्वव्यापी बनाना। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बात आपने। हिंदी की जिस पखवाड़े को हम मना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बड़ा सार्थक हो रहा है, क्योंकि आपने ये बताया कि किस तरह से चीजों को आसानी से, एक तो आपने 4 स्टेप की बात बताई, चौथा स्टेप लिखने का आता, और वाकई में इसको मैंने भी अनुभव किया है। जब मैं अंग्रेजी की स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रही थी, आज से बहुत साल, जब पढ़ रही थी स्कूल में, तो ये सारी दिक्कतें जरूर आती हैं कि पहले आप बातचीत करना नहीं सिखाते हो, पहले आप वही हार्ड कठिन शब्दों को पहले रटवाना सिखा देते हैं, तो आप वो सारी चीजें नहीं जान पाते हैं। तो और आपकी जो ये वेबिनार और ये क्लासेस हैं, तो ये वाकई में एक बहुत सुंदर तरीका है कि मनोरंजन तरीके से अगर चीजों को सिखाया जाता है, तो वैसे भी हमारा जो मस्तिष्क है बड़ी जल्दी ग्रहण करता है। और आज समय बहुत ज्यादा हो गया, तो अंतिम एक प्रश्न को लेते हुए इसको मैं खत्म करना चाहूंगी कार्यक्रम को, क्योंकि हम समय से थोड़ा बहुत ज्यादा आगे हो गए। लेकिन आप लोगों से बातें करते हुए मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि इसको बंद करूं। तो शैल जी तब से मौनी बनी हुई है, उनसे कुछ बुलवाइए, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो हमें हमेशा मिलता है। जी जरूर, शैल जी से जरूर बुलवाएंगे। बस एक प्रश्न पूछ लूं बालेंदु जी से कि ये जो हमने आज जो विषय लिया, हिंदी और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तो इसके संदर्भ में आगे क्या चुनौतियां हैं, और किस तरह से हम, जैसा कि इन्होंने कहा कि विश्वव्यापी हिंदी बोलने की तरह भी हम बनाए, तो क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? बस संक्षेप में आप कुछ बता दें। जी। तो हिंदी के संदर्भ में तकनीक की दृष्टि से जो किया जाना चाहिए था, उसमें से अधिकांश काम हो चुका है। जी। हमारे रोजमर्रा के कामकाज में अब कोई ऐसी चुनौती शेष नहीं रह गई है कि हम किसी वजह से, किसी तकनीकी कारण से अपना काम ना कर पाए। जी। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तकनीक की तरफ से नहीं है, तकनीकी चुनौती जो है वो भी यूजर्स की तरफ से, या उपयोक्ताओं या प्रयोक्ताओं या कंज्यूमर्स की तरफ से है। और वो ये है कि उनके बीच जागरूकता बढ़नी चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि हम कुछ भी करने में समर्थ हैं आज, और आज इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। हम सॉफ्टवेयरों को पायरेटेड ना लें, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें ये आधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं ये नहीं मिलेगी आपको, आप असुरक्षित भी होंगे। तो आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर लें और उसके बाद इन सारी सुविधाओं का आप उपयोग करें। आज कोई ऐसी विशेष चुनौती शेष नहीं रह गई है तकनीक की दृष्टि से। हमें जागरूक होने की जरूरत है, वो एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसके अलावा फिर और कई चीजें हैं, जैसे हमें हिंदी में थोड़ा तकनीकी शिक्षण देना चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ें, उनको कैसे तकनीक हम सिखाएं, कैसे हम लोगों के बीच में स्किलिंग पहुंचाएं, कैसे तकनीक के क्षेत्र में हम किताबें लेकर के आए, तो वो एक और चीज है। उसके बाद थोड़ा और अगर आगे जाएं तो फिर हमें हमारे सभी संस्थानों को, जो बड़े संस्थान है आईटी के, उनको कैसे भाषा की तरफ लेकर के आए। जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये बहुत बड़े संस्थान है, दुनिया में टॉप 10 में आते हैं ये। लेकिन भाषाओं के मामले में इनकी रुचि थोड़ी कम है। तो अगर ये सब बड़े संस्थान जुट जाए भाषाओं में काम करने में,
तो आप सोचिए हमारे भाषाओं में जो थोड़ी बहुत बच्ची खुची भी चुनौती होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भारतीय भाषाओं में बच्चों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए उनको। देखिए आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिवोल्यूशन है, क्रांति है, जो सूचना क्रांति, जिसमें भारत को अग्रणी माना जाता है दुनिया में, वो सिर्फ भारत में अंग्रेजी में हुए कामकाज पर आधारित है। यानी अधिकांश लोग जो सूचना क्रांति में भागीदारी कर रहे हैं भारत से, वो अंग्रेजी में काम करते हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, अधिकांश ऐसे लोग हैं। यदि हम सूचना क्रांति का दायरा आम आदमी तक ले जाएं, भारतीय भाषाओं तक ले जाएं, यानी हिंदी पढ़ने वाला बच्चा भी अगर प्रोग्रामिंग कर सके, हिंदी पढ़ने वाला बच्चा भी अगर आईटी का के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके, तो सोचिए हमारी सूचना क्रांति में भारत कहाँ होगा। भारत की 8% जनसंख्या भी अंग्रेजी नहीं जानती है। इतने से के बल पर आज हम शीर्ष पर हैं। यदि 100% जो हमारी आबादी है वो जो भाषाएं बोलती है, उन भाषाओं में अगर हम तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो जाते हैं, प्रशिक्षण देने लगते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, उन सबको भी हम इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में ले आते हैं, इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पर हम गुजराती, हिंदी, बंगाली बोलने वाले तमाम लोगों को ले आते हैं, तो सोचिए वो कैसी सूचना क्रांति लाएंगे और तब भारत कहाँ होगा। तो हमने एक 92% हमारी आबादी को इससे वंचित किया हुआ है। इस सूचना क्रांति से सबसे बड़ी चुनौती है कि उस 92% आबादी को हम लाएं, उसको सक्षम बनाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर बात आपने बताई। और इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है ना, जैसा कि अभी सुषमा जी ने भी कहा, जरूर आपके साथ वर्कशॉप रखना चाहूंगी, लेकिन मल्होत्रा साहब की जो फरमाइश है शैल दीदी से कुछ सुनने की, तो शैल जी आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार इंदु जी, विजय भाई, बालेंदु जी और सभी उपस्थित मित्रों। आई कैन सी महालक्ष्मी को भी स्वागत है सभी को। मैं क्या बोलूं, इस बहुत सी ज्ञान वृद्धि हुई आज आप सबसे की बातें सुन के, मिल के। कई सवाल हैं जो कभी पूछना चाहूंगी विजय भाई से भी और बालेंदु जी से भी। एक मेरी पर्सनल समस्या भी थी, आई होप आप में से कोई मदद कर पाएगा। बस इन्हीं शब्दों के संग कि मेरी विजय भाई, मेरी कई फाइलें जो कि पहले हम लीप ऑफिस में टाइप करते थे, उन्होंने जवाब दिया है। शैल दी आई लीप की फाइलों को पुराने विंडोज आधारित कंप्यूटर में खोल, हाँ, तो पुराने विंडो का कंप्यूटर अब कहाँ से लाऊं? हमारे घर में पुरानी चीजों को तुरंत तो बच्चे फेंक देते हैं उठा के। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट या RTIF फॉर्मेट में सेव करें, उसके बाद विंडोज 10 कंप्यूटर से वर्ल्ड में खोल लें। नहीं तो वो कहाँ से लाऊं? वो CD है, उसको लगाते हैं, वो CD चलती नहीं, और मेरा 10 साल का काम टोटली ब्लॉक एंड यूजलेस पड़ा है। शैल जी, दीदी हम लोग एक काम करेंगे शैल दी, हम लोग इनसे फ्री क्लासेस लेंगे अभ्युदय पर। नहीं तो वो फ्री, मैं कंप्यूटर पे ढूंढ के पागल हो गई हूँ, वहां कुछ नहीं मिल रहा। कितनी फाइलें हैं आपकी कुल मिलाकर? हाँ, आप मेरे ख्याल से करीब 30-40 होंगी। जी मल्होत्रा जी कुछ कह रहे हैं। बेहतर ये होगा कि किसी व्यक्ति के पास यदि पुराना कंप्यूटर हो, किसी व्यक्ति के पास, वहां नहीं तो भारत में यदि किसी के पास है, जैसे किसी के पास विंडोज 7 हो या उससे पहले का कंप्यूटर हो किसी के पास, उस पर वो इंस्टॉल करके और उन फाइलों को वहां खोले और उनको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर ले। टेक्स्ट फॉर्मेट में, लीप की बजाय टेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने पहले सेव की थी, वो पता नहीं कैसे फिर उसमें पहुंच गई। जी, उसका दूसरा तरीका और भी आसान है कि आप लीप में खोल लें उनको और सारा कॉपी करें और वर्ड में पेस्ट कर दें। मल्होत्रा जी तो उसके लिए कहीं से किसी जंक शॉप से विंडोज 7 की कंप्यूटर लाना पड़ेगा। एक चीज मैं इसमें बता दूं, बालेंदु उसको और आगे विस्तार से फिर कभी बताएंगे, मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूँ। इसको कहते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। आपके जो पेज हैं, जो प्रिंटेड हैं, ये टाइप के पृष्ठ हैं, OCR में जाकर डिजिटाइज उनको किया जा सकता है। अब ये क्या स्थिति है, किस स्टेज में OCR है, इसमें बालेंदु जी से हम बाद में पूछ लेंगे, लेकिन वो आ जाए तो मुझे अंतिम समाधान इसका यही लगा। क्यों बालेंदु? थैंक यू। अगर वो भी एक विकल्प है। आपके पास वो फाइलें हैं क्या, या तो प्रिंट की हुई या सेव की हुई या PDF के रूप में अगर हो?
वो सेव की हुई है, सेव की हुई विंडो 10 में भी रखी हुई है, आई कांट ओपन देम। लीप फॉर्मेट में ही है ना, दिक्कत ये है। तो मतलब तो सब प्रिंट की हुई नहीं है इनके पास। वो सब समस्याएं तो हैं, लेकिन प्रिंट आउट अगर ले सकते हो किसी भी रूप में किसी भी चीज का, तो खोल नहीं पा रहे ना, लीप को नहीं खोल पा रहे। कोई समस्या नहीं। जब खुली नहीं रही है तो प्रिंट आउट ले नहीं सकते हैं, मुश्किल वही है। खैर इसमें महेश कुलकर्णी जी की मदद लेंगे ऐसी उसके बाद। हमारे बहुत लोग हैं जिनका सहयोग हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय जरूर हमने बहुत ज्यादा ले लिया क्यों, लेकिन ये बातें जो चल रही थी और उसको बीच में सुषमा जी का भी एक प्रश्न था, वो भी क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि इतना समय लग रहा था, 2 मिनट और सही। सुषमा जी ने पूछ लिया था कि आप क्लास हमारी लें, सुषमा जी का कहना था। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? मैम मेरा भी एक प्रश्न है बालेंदु सर से। अच्छा महालक्ष्मी जी पूछिए। जी सर, आज का तो लेक्चर सुन के मैं क्या बोलूं, प्रश्न पूछ लीजिए महालक्ष्मी जी। बस थोड़ा सा मैं ये चीज कहूंगी सर कि अगर मुझे कोई व्यक्तिगत रूप में, अगर मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता हो तो आप अपना एक उचित समय बता दें ताकि मैं उस समय आपसे संपर्क करके कुछ लाभार्जन कर सकूं। जी नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा। मेरा फोन नंबर बता देता हूँ। महालक्ष्मी जी मुझसे नंबर ले लीजिएगा। जी आप में से कोई भी साथी अगर उनको आवश्यकता हो किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए, तो मैं आपको मेरा फोन नंबर बता देता हूँ। ये वर्ड खुल रहा है, मैं इसमें लिख के आपको बताता हूँ। जी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं जब भी आपकी आवश्यकता हो। सिस्टम मेरा खुल रहा है, ये हाँ जी हाँ जी मेरा नंबर 9868235423 आप लोग लिख लें। और इन्होंने दिखा दिया इस पर, तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा ये नंबर। हाँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ, सभी सोशल मीडिया के माध्यमों पर आपको मैं। हाँ नहीं, ये वीडियो भी वहाँ रहेंगे ना, तो कोई भी आपके नंबर को देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका। जी ठीक है। और बहुत बहुत सर हृदय से आभार। आज तो जैसे लग रहा है कि हिंदी की थोड़ी अब गति तेज हो जाएगी। जी बहुत बहुत सुंदर। तो अब इस कार्यक्रम के विराम की ओर बढ़ते हैं। काफी समय आप लोगों का लिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज जो आपने बताया है हमारे लिए वो एक नई दुनिया थी, जानकारी की, ज्ञान की एक नई दुनिया थी। और जरूर मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस एक क्लास से कुछ होने वाला नहीं है, तो आप जब भी फ्री हो आप दोनों, तो हम चाहेंगे कि हमारी पूरी साथियों के साथ 1-2 आप वर्कशॉप हमारे साथ भी करें, जिससे कि हम और इसके बारे में लाभान्वित हो सके। तो एक बार फिर से विजय कुमार मल्होत्रा जी, बालेंदु शर्मा जी और अमरनाथ अमर जी, शैल जी, और यहाँ पर जितने लोग, कमल सर जी, सुषमा जी, और जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इससे ज्यादा फेसबुक पर करीब 100 से अधिक कमेंट्स हमें आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो सभी का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। शुभ रात्रि। बहुत 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 धन्यवाद जी। धन्यवाद इंदु, इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम, धन्यवाद। नमस्कार। आप आई सैलरी, उसी में मुझे बड़ा आनंद आ गया, आपको देख के आनंद आ जाता है। धन्यवाद।